क्या जब ये रौद्र नाम का संवत्सर आ रहा है तो वो ही शिव का रौद्र रूप दिखाएगा क्या? तो रौद्र संवत्सर में आपका नए सृजन का वर्ष है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो वर्ष है ये आपको काफी बड़े परिवर्तन और चेंजेस दिखाएगा। तो क्या ममता दीदी का राज खत्म होने वाला है? 101% कॉन्फिडेंट हूँ, ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं करेंगी। बंगाल में हम केसरिया ध्वज लहराते हुए देखेंगे, रामनवमी की यात्रा वो भव्य यात्राएं होते देखेंगे। और चैलेंज करता हूँ, जैसे ममता बनर्जी वाली मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर मुझे 10 कॉम्बिनेशन भी बता दे कि ममता बनर्जी जीत रही है तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। और बताइए, क्या वो पिछले हर बार से ज्यादा रौद्र रूप में दिखाई देने वाली है? लास्ट मोमेंट तक जाएंगी, जहां पर आपको बोलते हैं ना कांटे की टक्कर, राजनीतिक मर्यादाओं का तार तार हो जाना। बंगाल बीजेपी का है तो असम भी क्या बीजेपी का होने वाला है? हेमंत जी का आपको वहां पर दोबारा रिपीट होते हुए जरूर दिखेगा, विदाउट एनी कंफ्यूजन। 27 में उत्तर प्रदेश है। जैसी ध्वज पताका मोदी जी ने अयोध्या में लहराई है कि योगी जी यही ध्वज पताका मथुरा और काशी में लहराएं, भारत में हिंदुत्व लौटेगा। योगी आदित्यनाथ अब आपको उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिखते। क्या रहने वाला है 27 में पंजाब में? और अभी देखिए 2029 तक आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम रहने वाला है। कांग्रेस के बारे में मैं एक चीज़ आपको जरूर बता दूं कि कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा और कांग्रेस का एक नया विभाजन होगा। ज़्यादा संभावना है कि जो इनका चिन्ह है ये भी इनसे छिन जाए। पाकिस्तान के फिर टुकड़े होंगे, एक हो चुका है और होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, भारत पूरी तरीके से हावी रहेगा। आसिम मुनीर को आप 1971 की तरह भारतीय आर्मी चीफ के साथ किसी एग्रीमेंट पर आत्मसमर्पण पर साइन करते हुए देखेंगे। ट्रम्प साहब की कुंडली अगर आपने बिल्कुल, देखी है, बिल्कुल। कुछ भी बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे। अमेरिका का 2-3 स्टेट में स्प्लिट होना तय है। इस वर्ल्ड वॉर के जो कुख्यात विलेन है ये है डोनाल्ड ट्रंप। तीसरी बार तो वो नहीं आ रहे, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो कर भी लेते हैं। महंगाई, सोना चांदी, क्रूड ऑयल और शेयर मार्केट के ऊपर आपका ज्योतिष क्या कह रहा है? शेयर मार्केट का जो भविष्य 2026 और 27 के मिड तक अच्छा नहीं है। हैवी क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे। सोना चांदी के लिए मैं बोलूंगा कि गोल्ड 5 से 6 लाख रुपए कहीं नहीं गया है। 8 से 10 लाख रुपए आपको सिल्वर दे के जाएगा, कहीं भी प्रॉफिट नहीं गया है। छोड़ दिया अब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद है इतना, मैं नर तुम नारायण, मैं संसार के हाथों में है, संसार तुम्हारे हाथों में। फटाफट से हम राशिफल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जो लोग आपका धर्म कर्म से जुड़े हैं वो सावधान हो जाए। जितने प्लानेट हैं ऑलमोस्ट कुंभ राशि के पीछे ही पड़े हैं। राहु का भी ट्रांजिट चल रहा है। आपके लिए ये समय जो मैं अगर देखता हूँ 2026 तो क्या उपाय आप बताने वाले थे? 3 महीने के भीतर भीतर अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना हो तो जैसे मैंने पहले बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत सी बधाई आपको। आपने पिछले पॉडकास्ट में मेरे बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां की जिन पे उस समय तो यकीन करना मुश्किल था, पर बाद में वो सब सटीक बैठी। चाहे वो केजरीवाल की हो, चाहे वो युद्ध को लेके आपने कहा था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की आपने बात कही थी, नीतीश कुमार की बात कही थी, जो अलग ढंग से ही सही लेकिन ठीक बैठी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अब उम्मीद मैं कर रही हूँ कि आज हम जो पॉडकास्ट करने वाले हैं इसकी भी भविष्यवाणियां जो आप करेंगे वो जरूर सटीक बैठेगी। बिल्कुल। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले तो मुझे ये बताएं कि आज आपके पिटारे में मेरे व्यूवर्स के लिए कोई उपाय है? देखिए, व्यूवर्स के लिए क्या होता है कि उनके जीवन की जो समस्याएं हैं उनका अंत होना चाहिए। चाहे वो घर लेना चाह रहे हो, मकान लेना चाह रहे हो, जो भी पाना चाह रहे हो। तो देखिए, मैं रेमेडीज हालांकि बहुत कम देता हूँ, एक ही याद देता हूँ। लास्ट टाइम आपके यहाँ मैंने कहा था कि जो रेमेडीज चिल्लाते हैं मैं उनको एक अल्टीमेट रेमेडी दूंगा, तो मैंने दी विष्णु सहस्त्रम। हजारों लोगों की लाइफ में चेंजेस आया है। आज फिर मैं कहता हूं कि जो लोग रेमेडी चिल्लाते हैं, आज फिर मैं उनको एक ऐसी अल्टीमेट रेमेडी दूंगा कि जहां पर उनके जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। और मैं गारंटी लेता हूं फिर इस बार भी 3 महीने के अंदर वो रेमेडी आपको असर करेगी। बस अपना पुरुषार्थ करते रहिएगा और ये रेमेडी से आपको रिजल्ट जरूर आएगा। इसको हम लास्ट के लिए रखते हैं।
ठीक है, डन। और जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि 3 महीने के अंदर वो रेमेडी काम करेगी, तो मुझे लगता है उस कॉन्फिडेंस पे व्यूवर्स को भी ज़रूर यकीन करना चाहिए। देखिए, कॉन्फिडेंस शालिनी जी आता कहाँ से? कॉन्फिडेंस आता है कि वो चीज़ आपने अपने ऊपर की हो। मैं नीम करोली बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं, मैं जब से कनेक्ट हुआ हूँ, उन्होंने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। तो सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो ये समझिए कि ये पॉडकास्ट अगर आपके पास पहुंच रहा है तो आप पर ये नीम करोली बाबा की ब्लेसिंग्स आ रही है। कमेंट में जाके जय श्री राम और नीम करोली बाबा की जय लिखिए। फिर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपका जीवन आज यहीं से बदलना शुरू हो जाएगा। शानदार, बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम नव संवत्सर की बात करते हैं अंकित जी, और हम ये सुनते हैं कि नया संवत्सर 2083 रौद्र नाम का है, रौद्र, तो हमें लगता है कि शिव का ये तो वो स्वरूप है जो सबको डराने वाला है, जो सब बदल देता है, उथल पुथल कर देता है। तो क्या जब ये रौद्र नाम का संवत्सर आ रहा है तो वो ही शिव का रौद्र रूप दिखाएगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है शालिनी जी। जब आपका 19 मार्च से नव संवत्सर शुरू हो रहा है तो रौद्र आपका संवत्सर है और जो इस वर्ष के राजा है वो बृहस्पति है। अब रौद्र का मतलब ही होता है किसी चीज़ की एक्सट्रीम पोजीशन। लगभग हर 60 साल के बाद ये रिपीट होता है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना चाहता हूँ। मैं डेटा पर बात करता हूँ। जब आप मुझसे पूछ रहे कि इस बार क्या होगा, तो हम 60 साल पीछे जाएंगे कि 60 साल पहले क्या हुआ था, यानी 1965 के आसपास। आपने भारत पाकिस्तान की वॉर देखी थी, चाइना वॉर, या इंदिरा गांधी का केंद्रीय राजनीति में आना और बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन, उससे 60 साल पीछे जाते हैं हम। तो 1905 के आसपास का समय आता है, तो यहाँ पर फिर बंगाल का विभाजन और बहुत सारे आपके स्वदेशी मूवमेंट, यानी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है नेचर के थ्रू, प्रकृति के थ्रू। प्रकृति अपने आप को बदल रही होती है और शिव जब रौद्र रूप में आते हैं तो वो शिव को बोला गया डिस्ट्रक्शन, विनाश के कारक है। जीओडी हम बोलते हैं ना, तो आपके जो गॉड वर्ड है, तो इसमें आपके जो ब्रह्मा है ये जनरेटर है, जो ओ आता है वर्ड, ये विष्णु ऑपरेटर है, और डी ये डिस्ट्रॉयर, यानी समाप्त करके फिर नए तरीके से सृजन करते हैं। तो रौद्र संवत्सर में आपका नए सृजन का वर्ष है। अब देखिए, सृजन की पहली शर्त ये होती है कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही, पुरानी चीज़ें चली आ रही, पुरानी सत्ताएं स्थापित है, उनको बदल के एक नया ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो वर्ष है ये आपको काफ़ी बड़े परिवर्तन और चेंजेस दिखाएगा। जियोपॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में, आने वाले आगामी इलेक्शंस में, या आम जीवन के जीवन में क्या प्रभाव पड़ना, ये आप देखेंगे आने वाले रौद्र संवत्सर में। तो चीज़ें क्या होगी, काफ़ी उथल पुथल भरा रहने वाला आपका ये समय। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस टाइम आप अपने आप को बैलेंस रखें, आने वाले समय के लिए तैयार रखें। थोड़ा सा जब चीज़ें नई बन रही होती हैं, तो जब पुरानी चीज़ टूटती है तो तकलीफ परेशानी आती है। तो ये रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा आम लोगों को अपने जीवन में भी। गोल्ड मेडलिस्ट आप हैं ज्योतिष में, और वो जब आप बातें बोलते हैं तो वो वजन समझ में भी आता है, क्योंकि आपने कहा कि चीज़ें बदलती हैं। तो अगर हम चुनावों के साथ ही शुरुआत कर लें, बंगाल के साथ, चीज़ें बदलने का तो फिर अर्थ होता है कि भैया बंगाल में तो इतने दिन से दीदी का राज है, तो क्या ममता दीदी का राज खत्म होने वाला है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में क्या चाहिए होता है, मैं एक रिसर्चर मानता हूँ अपने आप को एस्ट्रोलॉजी को, और स्टूडेंट। तो मुझे चाहिए होते डेटा। ममता बनर्जी तो मेरे पास चार्ट दिखाने आई नहीं है, ईश्वर से चाहूँगा आए, तो अभी तक तो आई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनका जो आधिकारिक डेटा है वो हम कहाँ से लेंगे? आपको अगर किसी के विषय में जानना है तो आप उसकी गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स पे जाके देखेंगे, या जो उनके डॉक्यूमेंट्स में है। तो हम यहाँ पर फिलहाल क्या डेटा उनका कहाँ पर क्या है, हम इधर ना जाके जो ऑफिशियल साइट पर डेटा पड़ा हुआ है, जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की जो साइट है उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को मैं बेस लेता हूँ और उस डेटा के हिसाब से वो है 5 जनवरी 1955 कोलकाता का बर्थ है। इसके हिसाब से जब हम चार्ट बनाते हैं, और ये मैं आपके यहाँ बोल चुका हूँ, उसको थोड़ा सा और आज खोल देते हैं। हाँ। मेष लग्न की कुंडली बनती है, नवमांश इसके अकॉर्डिंग फिर से मेष लग्न का बनेगा। तो इस टर्म को एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है वर्गोत्तम लग्न होना। ये व्यक्ति को स्ट्रेंथ देता है। लग्न लॉर्ड जो मंगल है उनके राशि तुल्य नवमांश के अकॉर्डिंग पराक्रमांश में है। तो आपने देखा उनके पराक्रम में, तो मुझे लगता है वो एक अकेली महिला है जो पूरी बीजेपी और उसकी सरकार के सामने एक निर्भीक होकर खड़ी है, जो करना है कर लो, ठीक है। तो पराक्रम में कोई कमी नहीं। शनि उनके सप्तम भाव में उच्च का बैठा है। अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो शनि की महादशा उनकी 2007 से चल रही है, अगस्त से, और इस वर्ष वो शनि की महादशा 26 में समाप्त हो रही है, अगस्त के आसपास 19 ईयर की होती है।
एस्ट्रोलॉजी में इस टर्म को यूज़ किया जाता है दशा छिद्र की अवस्था, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था। इसको मैं हमेशा अपने जो ऑडियंस या लोगों को ऐसे समझाता हूँ, जब दशा छिद्र की अवस्था आती है यानी कि बड़ी महादशा खत्म हो रही होती है, नई महादशा शुरू हो रही होती है, तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं और 8 बजा है, तो नर्स की जब शिफ्टिंग होती है ना, तो जो जा रही होती है नाइट वाली, वो कहती है कि अब अगली वाली आके आपको ड्रिप चढ़ाएंगे, मैं अपना वो करूँ। और जो नई आती है वो ये कहती है कि अभी तो मैं आई हूँ, पहले ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ, ये कर लूँ दुनिया भर का, उसके बाद फिर मैं आपका करूँगी। तो यहाँ पर कुछ काम कर नहीं होता और दशा छिद्र की अवस्था है। डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद जेमिनी राशि एस्ट्रोलॉजी में भी धनु राशि की दशा चल रही है, जो परिवर्तन या चेंज को दिखाती है। तो मैं इस डेटा के हिसाब से 101% कॉन्फिडेंट हूँ, ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं करेंगी। और बंगाल में बीजेपी की जो कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली, अब चूंकि वहाँ कोई फेस नहीं है हमारे पास, तो हम बीजेपी की कुंडली देखेंगे तो कंपेयर देन टू ममता बनर्जी, कंपेयर देन टू टीएमसी कुंडली, बीजेपी की जो कुंडली है मुझे थोड़ी सी स्ट्रांग और मजबूत दिखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अंतोगत्वा बीजेपी वहाँ अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। ममता बनर्जी का जो चार्ट है, एस्ट्रोलॉजिकली जो हमने डेटा लिया है, उस पर काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो बंगाल में हम केसरिया ध्वज लहराते हुए देखेंगे। राम यात्रा या जो रामनवमी की यात्रा है वो भव्य यात्राएं होते देखेंगे। और बीजेपी का अगर यहाँ पर आगमन हो रहा है तो एक भव्य हिंदू और हिंदुत्व की वहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है, जो वहाँ पर हमने देखी है कि काफ़ी दबाया गया है। और एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ दूँ, वहाँ जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट डालते हैं रोहिंग्या मुसलमान, तो मंगल की दशा भारत की भी चल रही है। तो भारत की दशा को देख के मैं बोलूँ, जैसे जितने भी अवैध कब्जे हैं भूमि पर या अवैध लोग हमारी भूमि पर रह रहे हैं, ये सब खदेड़े जाएंगे हर जगह से। आपने देखा जैसे मंगल की दशा शुरू हुई सितंबर 2025 में, उसी के आसपास से लगभग आपका जो SIR का प्रोविज़न वो शुरू हो गया। भाई आप अवैध तरीके से यहाँ हो वहाँ हो। तो मैं एक चीज़ तो कॉन्फिडेंट हूँ कि वहाँ पर एक तरीके से भारत के लिए भी अच्छा रहेगा कि जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं या जो रह रहे हैं और डिस्टर्ब करें वो जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। बंगाल को लेके मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंट हूँ कि ममता बनर्जी नहीं रिपीट कर रही है, बीजेपी वहाँ पर अपना परचम लहराएगी। केसरिया कह लीजिए, भगवा कह लीजिए, बंगाल में जो भगवा की लहर है वो आपको देखने को मिलेगी इस चुनाव में। लेकिन काफ़ी उथल पुथल भी दिखेगी, क्योंकि ममता दीदी का जो मंगल है, लग्न लॉर्ड, इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी आसानी से, तो वो बोलते हैं ना कि एकदम ऐसा मामला हो जाना कि बिल्कुल ही आपने, जैसे आपका अरविंद केजरीवाल वाला मामला हो गया दिल्ली में कि एक तरफा साफ कर दिया था आपने केजरीवाल को। हाँ। तो इतना तो मैं कहूँगा कि आप ममता बनर्जी को लास्ट मोमेंट तक लड़ते देखेंगे, कांटे की टक्कर होते हुए देखेंगे। न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप मैच की तरह नहीं, ये इंडिया इंग्लैंड का जो पीछे वाला आपने मैच देखा था ना, 253 के बाद भी हम कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे थे। एक नो बॉल अगर उस दिन पड़ जाती तो इंडिया बाहर हो जाता। तो यहाँ पर ममता बनर्जी की ओवरऑल जो पर्सनैलिटी वो इतनी आसानी से सरेंडर करने वाली नहीं है कि बीजेपी उन्हें अपने तामझाम में फंसा ले और एक तरफा जीत ले कि भाई प्रचंड बहुमत मिला। बड़ी कांटे की फाइट रहने वाली है इस डेटा के अकॉर्डिंग। और ममता बनर्जी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही अपने चुनाव में जीतने के लिए मैं कहूँगा कि जो राजनीतिक मर्यादाएं होती हैं उनको तार तार कर देंगी। यहाँ पर आप कई राजनीतिक मर्यादाओं को टूटते हुए देखेंगे इस चुनाव को जीतने के लिए। काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी परिवर्तन, और एक तरीके से जीतने के लिए बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, दोनों पक्षों को लगा देना। तो एक कांटे की और ज़बरदस्त टक्कर मिलने को दिख रही है। इसका परिणाम जनता को लेकर नेगेटिव होगा। जनता त्रस्त हो सकती है इस परिवर्तन से। इनकी जो लड़ाई झगड़े हैं इन दोनों लोगों के, इससे कहीं ना कहीं जो चुनाव वो हिंसात्मक माहौल में जा सकता है, या बड़े पैमाने पर यहाँ पर सांप्रदायिक या रिलीजन जो चीज़ें हैं उनको लेके एक्टिवेट किया जाएगा। हाँ। जिससे कि वोट का पोलराइजेशन हो। ये हिंसा तो बंगाल में हमेशा ही होती है चुनावों में, और इस बार आप कह रहे हैं कि क्या वो पिछले हर बार से ज्यादा रौद्र रूप में दिखाई देने वाली है? रौद्र, आपने वर्ड ही बोल दिया, रौद्र। हाँ। चुनाव रौद्र संवत्सर में ही हो रहा है आपका। तो यहाँ जो चीज़ें होंगी, कोई आदमी यहाँ पर इस वर्ष जो भी काम कर रहा है वो आसानी से चीज़ों को सरेंडर नहीं करेगा। चीज़ें एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगी, लास्ट मोमेंट तक जाएंगी, जहाँ पर आपको बोलते हैं ना कांटे की टक्कर। तो यहाँ मैंने एक वर्ड ये भी यूज़ किया है कि राजनीतिक मर्यादाओं का तार तार हो जाना। यहाँ पर किसी भी पार्टी को, मुझे लगता है, या कोई भी व्यक्ति को किसी तरीके की जो राजनीतिक जो होती है ना कि सम्मान किसी व्यक्ति के लिए, वो नहीं रह जाएगा। और बहुत बड़े पैमाने पर अनएथिकल चीज़ों को भी यूज़ किया जाएगा जीतने के लिए, और दोनों पक्षों द्वारा किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी का जो पलड़ा है वो कांटे की टक्कर देंगी 5 जनवरी 1955 के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंत में
उनको जो बोलते हैं ना कि मैं कहूँगा हारना नहीं, वीर गति को प्राप्त होना। अच्छा, योद्धा उसको कहते हैं जो लास्ट मैदान तक में डटा रहे। तो मैं ममता जी के लिए सम्मानजनक शब्द यूज करूंगा, वीर गति। जब युद्ध स्थल पर कोई व्यक्ति अपनी वीरता की एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है और सब कुछ झोंक देता है, उसके बाद अगर वो हार रहा है तो उसको हार नहीं कहते, उसको कहते हैं वीर गति को प्राप्त होना। मैं व्यूवर से चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी आए और कितने लोग ममता दीदी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। हालांकि इसके साथ ये डिस्क्लेमर भी अंकित जी ने दिया है कि ये 5 जनवरी 1955 के जन्म के हिसाब से ये भविष्य फल यहाँ पर दिया जा रहा है। अब अगर डेट ऑफ बर्थ ममता बनर्जी की कुछ और है तो वो उनको ही पता है और किसी को मालूम नहीं। हम एक इसमें अपील कर देते हैं, हाँ। जिन लोगों को एक्यूरेट डेट पता है, क्योंकि कई लोगों को पता हो सकती है, तो वो शालिनी जी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर रिसर्च करेंगे कि उनको लगता है कि ये डेट नहीं है। हाँ। और आपको लगता है कि आपके पास कोई ओरिजिनल डेटा आप निकाल के ले आए तिलिस्म ममता जी के यहाँ से। हाँ। तो प्लीज आप इस पॉडकास्ट में ये उस डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करें। आप अलग से उसके ऊपर रिसर्च करके हमें वीडियो देंगे बना के। बिल्कुल, मैं अलग से बना के बढ़िया। ये तो फिर जो ममता दीदी के प्लीज चाहने कमेंट वाले हैं, कीजिएगा आप हाँ, कि ये ओरिजिनल डेट बर्थ है, ये टाइम है, आप मुझे दीजिएगा, हम रिसर्च करके फिर इस पॉडकास्ट पे उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, डन। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि पोलराइजेशन का जिक्र हमने किया ही है और हम असम की अगर बात करें और खास करके हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर हम बात करें तो उनकी भी जो छवि है वो हिंदुत्ववादी है और यही कहा जाता है कि वो भी पोलराइजेशन वाली ही राजनीति करते हैं। तो क्या असम में भी वही तस्वीर दिख रही है जो बंगाल में है? क्या असम में भी वो रौद्र रूप दिखाई देने वाला है? और क्या असम में भी आपके कैलकुलेशन के हिसाब से बंगाल बीजेपी का है तो असम भी क्या बीजेपी का होने वाला है? देखिए, मैं जब भी कुछ चीज़ें बोलता हूँ, मेरा ये मानना है और मेरा सबसे रिक्वेस्ट भी रहती है, जो एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम ये प्रेडिक्शंस करते हैं देश दुनिया में क्या होने वाला है, तो उसका एक बेस होता है। ठीक है, जैसे कि असम में हम अगर असम का इंडिपेंडेंट चार्ट देखें, जब कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, बीजेपी की कुंडली को लगाएं जो मिथुन लग्न की कुंडली है, हेमंत विश्व शर्मा की कुंडली लगाएं, तो इन कुंडली के अकॉर्डिंग, हालांकि लोग बोलेंगे मैं बीजेपी के फेवर में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं केवल वही बोलूँगा जो मुझे डेटा दिखता है। और मैं पूरी तरीके से आसाम के मामले को लेकर आश्वस्त हूँ, उनके डेटा को लेकर, बीजेपी के चार्ट्स को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि आसाम में जो हेमंता जी हैं वो रिपीट करेंगे और बीजेपी काफ़ी अच्छे मार्जिन से वहाँ पर आपको सरकार बनाते हुए दिखेगी, या हेमंत जी का आपको वहाँ पर दोबारा रिपीट होते हुए जरूर दिखेगा, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो ये इस साल वाले तो मुझे लगता है 2 जो सबसे महत्वपूर्ण चुनावी राज्य थे, होने वाले हैं। हाँ, उन पर हमने चर्चा कर ली। अब क्योंकि चुनावी राज्यों की ही बात हो रही है तो अगर 27 में उत्तर प्रदेश है उस पर बात कर लें तो फिर आगे दूसरी जगह बढ़ा जाए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश वो जगह है जो राजनीति में कहा जाता है जहाँ से प्रधानमंत्री की कुर्सी निकलती है। हाँ। भारत के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होकर निकलते हैं। मोदी जी भी चाहे गुजरात के हो, लेकिन सीट उन्हें बनारस की लेनी पड़ती है क्योंकि जो केंद्र की सत्ता का गलियारा है वो उत्तर प्रदेश है। हाँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2027 में चुनाव है। मैं आपको बिल्कुल कंफर्म होकर बोलता हूँ 2027 के चुनाव में एक तो बीजेपी की विजय मुझे होती हुई दिखती है, वो रिपीट करेगी। हो सकता है सीटें कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है 202 के आसपास वहाँ बड़ी आसानी से पहुँचती दिखती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो चीज़ हो सकती है, और मैं इस पर अभी भी अडिग हूँ, वहाँ नेतृत्व परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। या तो चुनाव से 1-2 महीने पहले या कुछ महीने पहले, या चुनाव के ठीक नीतीश कुमार जी की तरह आपका चुनाव के 2-3 महीने बाद अचानक। कई बार पार्टियां करती कि लास्ट मोमेंट पे फेस चेंज नहीं करती है, तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 2-3 महीने के बाद। तो योगी आदित्यनाथ अब आपको उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिखते हैं। ये परिवर्तन चुनाव से कुछ महीने पहले, या ज़्यादा संभावना चुनाव के 2-3 महीने बाद। मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं और उसका रिजल्ट आ जाएगा मार्च अप्रैल में। तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा है कि योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे जरूर। ऐसे सर्कमटेंसेस होंगे, केंद्र सरकार में बड़े परिवर्तन होंगे, बड़े चेंजेस होंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ महीने के बाद वो, खासकर मुझे मई जून के बाद से 2027 में भारत की राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखते हैं। भारत की राजनीति में उनका एक अहम योगदान रहने वाला है। और मैं देखिए, व्यक्तिगत मैं भी एक इंसान हूँ, भगवान राम का भक्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसी ध्वज पताका मोदी जी ने अयोध्या में लहराई है, मेरी प्रेडिक्शन भी है और मेरी प्रार्थना भी है कि योगी जी यही ध्वज पताका मथुरा और काशी में लहराएं और पूरा विश्व उसको देखे और इस सनातन का जो
एक्सट्रीम पोजीशन है। ये के.एन. राव सर का मैसेज हूँ, उन्होंने भी बहुत पहले कहा था भारत में हिंदुत्व तो लौटेगा, भारत में ये अयोध्या मस्जिद बनेगी, 20-25 साल पहले की उनकी अयोध्या मस्जिद हटेगी, वहाँ मंदिर बनेगा। ये सब हो चुकी हैं। उसी का मैं एक्सट्रीम लेवल बता रहा हूँ। मथुरा काशी में भी आपने देखा ना वो दृश्य, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम की, जहाँ पर हर भारतीय की आंखें नम होंगी, तो वहाँ पर आपने वो दृश्य देखा है। तो आप भी मथुरा काशी में भी ये जो डेस्टिनी ने काम दिया है, ये योगी आदित्यनाथ को दिया है, और ये योगी आदित्यनाथ आपको करते हुए दिखेंगे। सनातन की जो परचम है, जो आने वाले विश्व में, आने वाले दुनिया देश में इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मैं फिर से चाहती हूँ आपसे पूछना कि अयोध्या में जो हुआ वो मोदी जी की गवर्नमेंट के टाइम हुआ। आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी और मथुरा में जो परिवर्तन होगा वो योगी आदित्यनाथ जी के राज में होगा। योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में होगा। ये जो मैं ये अभी एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि बीजेपी की सरकार कहीं नहीं जा रही, 2029 तक जो चल रही है केंद्र की। मैंने कहा नेतृत्व परिवर्तन, तो नेतृत्व परिवर्तन वहाँ पर मोदी जी का मुझे शिफ्टिंग दिखती है अचानक, ग्रेसफुल रिटायरमेंट। जैसे मैंने नीतीश जी के लिए बोल दिया था नहीं है राजयोग तो नहीं होगा, क्या ही कर लोगे आप। 14 नवंबर को बन जाते हैं सीएम, लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मुझे भी लगता है कि जो पर विश्वास करते हैं मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं 14 नवंबर की दोपहर को ही वीडियो शूट करके डालता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके प्रारब्ध में नहीं है, डेस्टिनी उसको कंफर्म नहीं कर रही है, तो फ्री विल की लिमिट तो होती है, थोड़ा बहुत आप उसको ले सकते हैं जो चीज़, लेकिन आपके प्रारब्ध में नहीं लिखी है, समय समाप्त हो चुका है, वो आपके जाएगी। आप देखिए हो गया ग्रेसफुल रिटायरमेंट कहूँगा मैं नीतीश कुमार जी का ये अब आपको ऐसा मुझे ना राष्ट्रपति कोई इनको बना देंगे ना उपराष्ट्रपति की जगह भी खाली है, तो ये ग्रेसफुल रिटायरमेंट है। तो ये जो मोदी जी का ये भी ग्रेसफुल रिटायरमेंट होगा। ऐसी सर्कमटेंसेस बनेंगे कि आपको छोड़ना पड़ेगा पद और योगी जी बैठे और योगी जी को आना पड़ेगा। अगर आपको सरकार चाहिए 2029 में बीजेपी की रिपीट, हालांकि बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी, लेकिन उस रिपीट के लिए ये जो कॉम्बिनेशन चेंज होना है, ये डेस्टिनी का जो कॉम्बिनेशन मुझे चेंज होते हुए दिखता है। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत शुभ समाचार है। मैं योगी जी की, मोदी जी की भी बहुत प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और मुझे योगी जी से और ज़्यादा आशाएं हैं। हालांकि 2029 तक हम अभी आपके बहुत से और पॉडकास्ट कर लेंगे अंकित जी, बिल्कुल मैम। तो तब तक अगर गृह परिवर्तन कुछ होने वाला है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है और दिल्ली का प्रेडिक्शन आपका बिल्कुल ठीक बैठा था अरविंद केजरीवाल का, अभी पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जी जान से वो जुटे हुए हैं चुनाव के लिए। क्या रहने वाला है 27 में पंजाब में? देखिए, जब हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम आप पार्टी पर आते हैं। आप पर जाते हैं तो एक ही चेहरा है वहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है वो अरविंद केजरीवाल। उनके जो स्टार पोजीशन से उनका इम्पैक्ट आता है। तो हमने तो शायद दिसंबर 2024 में जब आपके साथ बैठे थे, दिल्ली इलेक्शन से बोल दिया था इनका टाइम खराब शुरू हो चुका है, ये जेल भी जाएंगे, ये चुनाव भी हारेंगे। मतलब एक तरीके से भी मुझे उनका 29 तक समय अच्छा तो दिखता नहीं है। और वो बड़ा सरप्राइजिंग था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस समय ये सोच पाना कि अरविंद केजरीवाल नहीं रिपीट हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी का इतना बुरा हाल होगा। वो पार्टी जिसने क्लीन स्वीप किया हो लगातार 2 बार, उसका खुद का ये हश्र होगा, मेरे लिए सोचना बहुत मुश्किल था। और वो लेकिन हुआ, ज्योतिषी आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इसको भी पंजाब इलेक्शंस में होते हुए देखेंगे। उसका इम्पैक्ट ये होगा पंजाब इलेक्शन में कि मुझे पंजाब में 2027 में हालांकि इलेक्शन है, वहाँ पर चूँकि केजरीवाल का डाउनफॉल चल रहा है और इनका जो प्रभाव है अभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इनको राउस कोर्ट से कोर्ट से इनको राहत मिल गई है। तो ये बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। फिर कुछ ना कुछ होना है, ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसेंगे, इनके जेल जाने की संभावनाएं दोबारा भी प्रबल होंगी। फिलहाल चुनाव में ये जो अपना होता है ना आभा मंडल, जिससे हम चुनाव जीतते हैं किसी व्यक्ति के, तो प्लानिटरी जो आभा मंडल है इनके साथ काम नहीं है। ये 2027 में पंजाब भी गवा देंगे अपने हाथों से। और अभी देखिए 2029 तक आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम रहने वाला है। और यहाँ पर इनका डाउनफॉल का जो ट्रेंड है वो चल रहा है। देखिए कर्म हमेशा वापस आते हैं। अब इनके जैसे भी कर्म रहे हो लौट कर वापस आ रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, कि हम पॉलिटिकल उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि की महादशा, सिंह लग्न का होना, शनि का आपका नीच का होके आपका
नवम भाव में बैठना, 12वें भाव के साथ कनेक्शन होना, जैसी दशा शुरू हुई 12वां और 6ठे का कनेक्शन था, रोग रिपुरिन और जेल चले गए। अभी वो चल रहा है, अभी कुछ टला नहीं है। ये मोमेंट्री होता है ना कि ट्रांजिट या कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म जो प्रोमिसेस है काम तो उन्हीं से चलेगा ना। तो वो तो मुझे नहीं दिख रहे हैं कि चुनाव जिता ले जाएं, ये फिर से कोई बड़े 1-2 साल में बड़े राष्ट्रीय नेता बन जाए, कोई स्टेट जीत ले, बिल्कुल नहीं, डाउनफॉल। आप क्यों पंजाब का जब प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो उसमें भगवंत मान की कुंडली नहीं देख रहे, आम आदमी पार्टी की कुंडली नहीं देख रहे, ये जानते हुए भी कि पंजाब में तो अगर चुनाव जीतती भी है आप तो भी अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, फिर भी क्यों अरविंद केजरीवाल की कुंडली देखकर पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रेडिक्शन करना? देखिए, हर पार्टी के लिए एक फेस होता है। जैसे बीजेपी के लिए अगर हम देखें तो जो वोट विनिंग कोई कैंडिडेट है, वो चाहे किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो, आप मोदी जी का अगर नाम जा रहा किसी उसमें जा रहे हैं, और मोदी जी का जब तक प्रभाव रहा, वो जिस स्टेट में गए वो चुनाव जिता के आए हैं। जहाँ चुनाव बीजेपी कभी भी नहीं जीती वहाँ भी जीती। तो एक आभा मंडल का प्रभाव तो होता है, एक व्यक्ति जो रूल कर रहा है। सपोज मैं ही हूँ और मैं कोई कंपनी खोल लूँ तो उसमें काम तो बहुत सारे लोग करेंगे, कोई मैनेजर होगा, कोई एडवाइजर होगा, लेकिन उसी में आपका एक मैं हूँगा जो ऑनर हूँगा। सबसे ज़्यादा जो प्लानिटरी इम्पैक्ट आएगा मेरा आएगा कि मेरा कालखंड क्या बता रहा है, मेरे जो किए गए प्रयास हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पंजाब इलेक्शन हो, केजरीवाल कोई कंट्रीब्यूट ना करे, केवल भगवंत मान बेस्ड इलेक्शन हो, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। तो आप पार्टी का मैंने डेटा लिया जब उसकी संरचना या गठन हुआ था, प्लस आम आदमी पार्टी का। तो यहाँ पर आप और हम पॉलिटिकल समझ में देखें तो भगवंत मान की जगह आज अरविंद केजरीवाल के प्रभाव की वजह से वोट मिलते हैं, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का चार्ट क्या कह रहा है उसको दोनों को मर्ज करें तो यहाँ पर मुझे नहीं रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। बंगाल की जब हमने बात की तो आपने कहा कि क्योंकि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है इसलिए बीजेपी की कुंडली से हम बताते हैं कि बंगाल में क्या होगा। तो क्या पंजाब में भी आप बीजेपी की कुंडली देख के बताएंगे और कांग्रेस के किसी नेता की कुंडली देख के बताएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है ये तो समझ में आ गया, पर आ रहा कौन है? अब देखिए, इसमें हमें 2 चार्ट्स देखने चाहिए। वहाँ पर लोकल पार्टीज़ का मुझे जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा दिखता है। देखिए, अगर हम पॉलिटिकली भी देखें तो बीजेपी कभी वहाँ डायरेक्ट मेजोरिटी में आई नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर मुझे कोई ना कोई अलायंस बीजेपी के साथ, जिनके साथ वो करते हैं, अकाली या जिनके साथ भी करते हैं, मुझे इतनी राजनीतिक जानकारी नहीं है। हालांकि फुल मेजॉरिटी में तो नहीं आएगी बीजेपी, सीएम किसी लोकल पार्टी के थ्रू ही जाना चाहिए, लेकिन ये कि बीजेपी उस गवर्नमेंट में शामिल हो सकती है। बीजेपी के साथ से जैसे हमने पीछे देखा गवर्नमेंट आपको बनती हुई दिखेगी। हाँ, कांग्रेस के बारे में मैं एक चीज़ आपको जरूर बता दूँ। कई लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि साहब कांग्रेस का भी बताओ आप। तो कांग्रेस की जो हम कुंडली लेते हैं वो वाली नहीं लेते जब कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी। हम कांग्रेस की कुंडली लेते जब कांग्रेस आई बनी थी, ठीक है, यानी इंदिरा कांग्रेस। उस कुंडली के अकॉर्डिंग हम डेटा करते हैं, और राव सर भी बहुत पहले बोल चुके हैं, मैं फिर से उसी को रिपीट कर दूं। कांग्रेस का जो भविष्य वो बहुत शुभ नहीं है। कांग्रेस का स्प्लिट होना हो सकता है कि जो राहुल गांधी वाली कांग्रेस या सोनिया गांधी वाली कांग्रेस आप बोल रही हैं, इसका आपको आने वाले टाइम में विभाजन दिख जाए, एक और पार्ट में कांग्रेस टूटती हुई दिख जाए। जैसे कि आपने 1979 में देखा था कामरेड और इंदिरा जी का जो रहा था, तो इंदिरा जी ने इंदिरा आई अपनी बना के एक नई तरीके से सत्ता सरकार का शुरू किया था। तो यहाँ पर कांग्रेस का भविष्य तो बहुत उज्ज्वल नहीं है। राहुल गांधी का मुझे कोई बहुत पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं दिखता है, और कांग्रेस को लेकर मैं आश्वस्त हूँ कि ये डाउनफॉल की ओर है। लेकिन जो मेजर प्रेडिक्शन है कांग्रेस की, और ये आप शायद अगले 1 साल के अंदर देख सकते हैं, 1.5 साल के अंदर, कि कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा और कांग्रेस का एक नया विभाजन होगा। जैसे कि मैं आपसे कुछ दिन पहले कहता कि शिवसेना का विभाजन हो जाएगा तो कोई नहीं मानता। हाँ। झंडा चला जाएगा उनके हाथ से, चुनाव चिन्ह चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी कहूँगा कि कुछ बड़े नेता यहाँ पर कदम उठाएंगे, और ठीक भी है। और कांग्रेस में ये स्प्लिट या विभाजन आपको आने वाले समय में भारतीय राजनीति में देखने को मिलेगा। हालांकि बीते कुछ सालों में तो मुझे लगता है कि पार्टी स्प्लिट होना इतना कॉमन हो गया है। वो हमने रामविलास पासवान से लेके शरद पवार की पार्टी से लेके एनसीपी, शिवसेना से लेके पता नहीं कितने उदाहरण देख लिए, और कांग्रेस तो कई बार टूटी है और नई पार्टियां बनी हैं। ये जरूर मुझे लगता है चौंकाने वाला, कांग्रेस में से कुछ नेताओं का चले जाना, एक नई कांग्रेस पार्टी का गठन करना। हाँ। और यहाँ पर राहुल गांधी की कुंडली को हम अगर देखें तो आने वाले समय में हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो इनका चिन्ह है ये भी इनसे छिन जाए। गॉड। और ये अंकित जी, पीछे जितनी भी पार्टियां टूटी है ना, हमने देखा है कि असल जो बड़ा नेता था उसके पास से चुनाव चिन्ह छिटक के हमेशा दूसरे ही के पास गया है। मैं यहाँ वहाँ से कांग्रेस का थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है अपवर्ड्स शुरू होगा। तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरिटी बोल दूँ कि एक तो कांग्रेस का स्प्लिट होना, और ये जो गांधी फैमिली है इससे
एक जो चुनाव चिन्ह है पंजा, ये छिन जाना, ये आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। अब ये बिना पंजा के या कैसे क्या काम करेंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा इनका राजनीतिक फ्यूचर दिखता नहीं है। हाँ, जो एक अलग कांग्रेस पार्टी का गठन होगा, जब गठन होगा उसका, उस डेट को हम जरूर उसकी कुंडली बनाएंगे और उस कुंडली के हिसाब से देखेंगे कि ये जो नई कांग्रेस बनी है ये क्या करेगी भारतीय राजनीति में। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है अंकित जी। मैं इसलिए भी बताऊं, मैंने हाल में मुमताज़ पटेल का जब इंटरव्यू किया, अहमद पटेल की बेटी, तो उन्होंने भी क्लियरली बोला कि गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस चला पाएगा ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। लीडर बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के पास हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि गांधी परिवार एक ग्लू की तरह है जो कांग्रेस को जोड़ के रखता है। अब आप कह रहे हैं कि उस ग्लू के हाथ से ही असल पंजा चला जाएगा, उस ग्लू के बिना कांग्रेस हो जाएगी, एक नई कांग्रेस बन जाएगी, तो ये तो हैरान करने वाली बात है। चलिए मैं आपको ज़्यादा और उसको टाइम लाइन भी मैं दे देता हूँ, आपको अगले 1 साल के भीतर ही होते हुए दिख जाएगा। जब मार्च में बैठे हैं, अगले मार्च अप्रैल तक आप हमारे साथ जरूर पॉडकास्ट करते हुए दिखेंगे, जब कांग्रेस का विभाजन हो चुका होगा, कांग्रेस से जो पंजे वाला चुनाव चिन्ह वो जा चुका होगा, एक नई कांग्रेस का गठन होगा, तब हम उसके चार्ट पे इसी टाइम मार्च के महीने में 27 में बात करेंगे। ऐसी कोई खबर भी आई ना अंकित जी, र्यूमर भी अगर आता हुआ दिखाई दिया और उस पर चैनल्स ने चर्चा करनी भी शुरू की, तो उसी दिन मैं आपको बुला के और पहला पॉडकास्ट करने वाली हूँ कि ये तो हो गया अंकित जी। ये तय है इसका विभाजन होना। समय भी मैंने 1 महीना बताया है, 1 साल बताया है, प्लस माइनस 2-4 महीने ऊपर नीचे हो, लेकिन मुझे मार्च अप्रैल 2027 से मई जून ये काफ़ी बड़े परिवर्तन होने भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति के आभा मंडल में बड़े चेहरों को ओझल होना है, कुछ नए चेहरों को आना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है। ये जो 26, 27, 28 चल रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो समय चल रहा है काफ़ी परिवर्तन का समय है। चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, देखिए हर टर्म ही होता है, पद्म पुराण में रोहिणी सकट भेदन का रेफरेंस है, वो भी आने वाला है। उसका जब भी प्रभाव आता है व्यक्ति और राजनीति और विश्व परिदृश्य में बड़े परिवर्तन होते हैं। तो ये सब क्षेत्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर आपको होते हुए देखेंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले अगर मैं कहता, कुछ वर्ष पहले आपसे, कि मायावती अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर चुकी है, बीएसपी डिलीट हो चुकी है भारतीय राजनीति से, कोई नहीं मानता। एक नया चेहरा उभर रहा है, आप देख रहे हैं भारतीय राजनीति में दलित वर्ग को लेके सबको, क्योंकि वोट बैंक खाली हुआ, सब खींचतान कर रहे हैं। तो मायावती के बारे में मैंने बताया था कि अपना राजनीतिक, जो मैंने 2-3 लोगों के विषय में बताया है, नीतीश कुमार, मायावती, ममता बनर्जी और 27 में आपका मोदी जी। एक होता है ना राजनीतिक आभा मंडल, ठीक है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, मैंने प्रेडिक्शन कर रखी है, पॉलिटिकल इम्यूनिटी ले लेंगे वो, लेकिन होता है ना कि सक्रिय प्रभाव दिखना, तो वो मुझे इन नेताओं का, कम से कम 4 बड़े नेताओं का नहीं दिखता, जिसमें 2-3 का तो आप, 2 का तो हो ही चुका है, 2 का आप आने वाले समय में देख लेंगे। उसमें भी बहुत ज़्यादा समय बाकी बचा नहीं है, क्योंकि जैसे ही बंगाल इलेक्शन हुआ और अगर ये जन्म तिथि ठीक है ममता बनर्जी की और आपकी वो भविष्यवाणी ठीक हुई कि ममता बनर्जी तो दोबारा नहीं बन रही है मुख्यमंत्री, तो फिर अगले 5 साल के बाद क्या होता है बंगाल में, ममता दीदी रिपीट होती है नहीं होती है, तो लगता है उसमें भी बहुत समय बचा नहीं है बाकी। मेरे हिसाब से तो उनकी जो आयु है, जो शारीरिक या जो बीमारी वाली स्थिति हो, अगले 5 साल बाद के हम प्रेडिक्शन करें तो मुझे तो नहीं दिखता कि वो कोई रिपीट करेंगे, उस टाइम तक वो पॉलिटिक्स में रहेंगे, वो इसी साल डाउनफॉल की तरफ जाने लगेंगी। ठीक बात, लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ कि कोई कांग्रेसी और कट्टर कांग्रेसी अगर पॉडकास्ट देख रहा है और वो राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी तक या सोनिया गांधी तक ये खबर पहुंचा सकता है कि जी बचा लो, 1 साल ही अब अगला बाकी बचा है तो कुनबा बचा लो, ये खबर अगर आप वहां तक पहुंचा सकते हैं तो प्लीज पहुंचाइए, वायरल होगा। और अगर उन तक खुद क्लिप पहुंचेगी और ज्योतिष पर उनको यकीन होगा, अगर अब इन सब में अगर लगा हुआ है, दादी जी को तो बहुत यकीन था, इंदिरा गांधी जी को था, नाना जी को था, उन्होंने पूरे पॉलिटिकल आपके जब वो बंटवारा होना था सारे एस्ट्रोलॉजर बैठा दिए थे कि अच्छा मुहूर्त निकालो। अब देखिए तभी भारत में लोकतंत्र स्थापित है। अष्टक वर्ग में 44 नंबर है भारत के, वृषभ लग्न की कुंडली, तो आज भी भारत की जो संप्रभुता है वो बरकरार है, जो डेमोक्रेसी वो कोलैप्स नहीं हुई। ठीक बात। तो ये कारण था एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव। भारत और पाकिस्तान का असल फर्क ही वही है, वही फर्क है। अब पाकिस्तान के जो लोग बात करते हैं क्यों स्प्लिट होता है, मैं रीजन बताता हूँ। उन्होंने कोई रूल फॉलो किया नहीं, जो करते भी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, कुंडली बना ली, चर लगन की कुंडली बनानी, मेष लगन की, जहाँ मूवमेंट आपको हमेशा दिखता है। भारत का जो लग्न स्थिर है 2, 5, 8, 11, तो चीज़ें यहाँ पर स्थिरता है, ज़्यादा आपको परिवर्तन दिखते नहीं कि सरकारें जा रही हैं, आर्मी रूल आ रहा है। दूसरा, उन्होंने उनके 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट ज़्यादा है। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट कहता है कि अगर 4th हाउस में आपके ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट हो तो आपका जो घर है वो सेफ नहीं है, वो स्प्लिट होगा, टूटेगा। हम एक देख चुके हैं
1971 में, एक हम बहुत जल्द देख लेंगे। मैं आज आपके यहाँ से फिर एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और उसको नोट कर लीजिए। और मैं देखिए ऐसे ही करता हूँ हाथ पटक के, और मैं वापस भी नहीं लेता कि मैं बाद में अगर गलत हो गई तो लीपा पोती कर दूँ, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये डेटा इस पे काम किया है। और चैलेंज करता हूँ, जैसे ममता बनर्जी वाली मैं चैलेंज करता हूँ कि मैंने जो डेटा लिया है, और ओपन चैलेंज है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो भारतीय विद्या भवन से पढ़ा हो, के एन राव सर का शिष्य हो, या कोई भी जो अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानता हो, वो अगर इसमें मुझे 10 कॉम्बिनेशन भी बता दे कि ममता बनर्जी जीत रही है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। और बताइए भाई, हम डेटा पे चलेंगे और जो समीकरण आ रहा है उसको बताएंगे। तो मैंने जो 5 जनवरी 1955 के डेटा पे बेस किए, मैं यहाँ आपके मंच से चैलेंज करता हूँ, उसमें कोई मुझे 10 कॉम्बिनेशन बता दे कि साहब आप गलत हो, इस डेटा के हिसाब से भी जीत रही हैं, तो मैं एस्ट्रोलॉजी ही छोड़ दूंगा। और बताइए। बहुत बड़ी ये बात है, और ये वही कह सकता है जिसको ज्योतिष पर बड़ा यकीन हो, या जिसने बहुत मेहनत की हो, याद किए हो वो सारे मुझे लगता है सूत्र जैसे हम कहते हैं, क्योंकि उन सूत्रों के आधार पर ही ज्योतिष चलता है। लेकिन आपने ये कहा कि पाकिस्तान के फिर टुकड़े होंगे, एक हो चुका है और होगा। बिल्कुल होगा। देखिए, बलूच वाला आपको दिखता रहता है, ये तो मैं आपने इस साल देखा, लेकिन हम कितने साल से आपके यहाँ सबसे पहले बोला था कि 2027 से पहले मोदी जी 2-3 काम तो कर ही जाएंगे, उसमें बलूचिस्तान का सेटलमेंट करना है, जो हमने बांग्लादेश में किया था। आप ऑपरेशन सिंधु 2.0 का एक लेटेस्ट और सबसे बोलते हैं ना रौद्र वर्जन देखेंगे इस बार मई जून के बाद से। रौद्र वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई आप पर रहम नहीं होगा। यहाँ पर एक जो होता ना अंग्रेज लगाते थे, स्थायी बंदोबस्त कर देना किसी का, परमानेंट सेटलमेंट। इस बार आपको जब ऑपरेशन सिंधु 2.0 होगा, भारत पूरी तरीके से हावी रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है और ऐसा होगा कि आसिम मुनीर को आप 1971 के साथ की तरह भारतीय आर्मी चीफ के साथ किसी एग्रीमेंट पर आत्मसमर्पण पर साइन करते हुए देखेंगे, अपने लाखों सैनिकों के साथ, और बलूचिस्तान को एक अलग नए स्टेट या कंट्री के रूप में देखेंगे। और फिर से भारत के लिए ये भारत को काम दिया गया कि आपको इस तरीके से करना है डेस्टिनी में। तो आसिम मुनीर का वही आपको फोटो आप हम लोग देखते हैं ना, तो हमारा जो छाती है वो चौड़ी हो जाती है देख के, जब 71 में साइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आसिम मुनीर आपको 2026-27 के बीच में साइन करता हुआ दिखेगा एग्रीमेंट पे कि हमने सरेंडर कर दिया है। कराची लाहौर में तिरंगा लहरा चुका है, लेकिन भारत की नीति कभी भी किसी की जो संपत्ति उसका अतिग्रहण करना नहीं रहा। हमने पिछली बार भी अपनी उनको माफ़ कर दिया था, और हमारी ये नीति ये आगे भी रहने वाली है। तो ये पाकिस्तान की तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन जब 2.0 होगा, और आपने कहा कि वो भी रौद्र रूप में होगा, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था तो कहीं नहीं बिगड़ जाएगी? उससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा वो जो विजन है कि हमें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, वो डिले हो जाए, हम पटरी से उतर जाएं, ऐसा होगा? जी, यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिकल भी है, व्यवहारिक भी है। प्रैक्टिकल व्यवहारिक ये है कि जब युद्ध होते हैं तो देश में आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगाती है, कार्य क्षेत्रों में प्रभाव आता है। ये रहा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। हम जाते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। भारत में देखिए अभी जो दशा चल रही है, मंगल और राहु का प्रभाव चल रहा है, राहु के बाद जुपिटर आएगा। तो ये जो दो चीज़ें आपको दिखती हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस तो दिखते हैं कि कुछ ना कुछ भारत सरकार आर्थिक नीतियों को लेके बड़े कदम उठाएगी, और कहीं ना कहीं जो करेंसी है या जो आपका जो मुद्रा है, कई बार अवमूल्यन हो जाता है मुद्रा का, आप समझती हैं। हाँ। तो वो कई बार गवर्नमेंट उसके लिए कुछ सख्त कदम उठाती है, या जो फाइनेंशियल क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। तो 2026 में ही आपको आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार के बड़े कदम उठाते हुए देखेंगे। और एक प्रेडिक्शन जो मैं बार बार कहता हूँ, हालांकि मैं इसको कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहता हूँ, कोई मैं इसमें ये नहीं करना चाहता हूँ कि जनता परेशान हो जाए, लेकिन भारत सरकार 500 जैसे जो बड़े नोट हैं इनको बंद करके एक डिजिटलीकरण करना, एक पेपर करेंसी को बंद करके एक डिजिटल करेंसी का यहाँ पर शुरुआत करना, ये आपको दिखना शुरू होगा 26 में ही दिखेगा। खासकर मैं अक्टूबर-नवंबर के बाद से इस पर आपको इसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। हालांकि एक जैसे मोदी जी ने 2000 का नोट में भी नोटबंदी नहीं की थी, तो इसको हम नोटबंदी वर्ड तो यूज़ नहीं करेंगे। हम ये यूज़ कर सकते हैं कि इसको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके ये जो 500 का नोट है वैलिड रहेगा, और उसके बाद हम फिजिकल करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी में लेन देन करेंगे। हालांकि आपको उतना ही कठिन लग रहा होगा सुनने में, दर्शकों को भी लग रहा होगा कि जब हमने 2017 में कहा था कि हम आपका नोटबंदी कर रहे हैं और सारा हम ऑनलाइन पेमेंट पे जा रहे हैं, तो आप देखिए आज हम बैठे हैं, तो अगर हमें 10 रुपये भी किसी को देने हैं, तो आज मैं आया हूँ, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, केवल एक फ़ोन है,
हाँ। मुझे इस पे भरोसा है कि मुझे अगर रिक्शे वाले को 10 रुपए देने हैं, मुझे किसी को 5 रुपए देने हैं, तो उसके पास QR कोड होगा जरूर। आज पूरे हिंदुस्तान में 90% लोगों के पास QR कोड होता है उनके फ़ोन के थ्रू। ठीक बात। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ये जो समय है डिजिटल करेंसी का समय है। भारत में मंगल और राहु का प्रभाव है। मंगल जो भारत का है 2nd हाउस में है, आर्द्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु जितनी भी डिजिटल चीज़ें होती हैं, चाहे आप हम बात कर रहे हैं ये भी राहु है, जो भी कैमरे से संबंधित काम है या जहाँ पर भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो सब राहु है। अब राहु का प्रभाव है AI, यानी आज हम बैठे बातें कर रहे हैं लेकिन कई लोग हमारी बातें सुन रहे होंगे AI के थ्रू। जो चीज़ नहीं दिख रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट है वो राहु है। तो ये जो समय है, जैसे कि वर्षेश भी राजा हैं इस हिंदू नववर्ष के, तो ज्ञान का वर्ष है। यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, ये एलिमिनेशन का वर्ष है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं धर्म के क्षेत्र में, शनि जब से आए हैं गुरु की राशि में मीन में, वहाँ से धर्म के क्षेत्र में मैं ज्योतिष में भी कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में भी कहता हूँ, मैं बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। 2026 में आपको बड़े बड़े लोगों के जो धर्म में गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होते हुए देखेंगे। उनके बारे में कोई बड़ा स्कैंडल्स आते हुए आप देखेंगे। और एस्ट्रोलॉजी में भी जो लोग बदनाम कर रहे हैं उनका डाउनफॉल है। अभी भी संभल जाएं, सही एस्ट्रोलॉजी करें, सही जानकारी दें, केवल घटिया पब्लिसिटी के लिए नेगेटिव प्रेडिक्शन न दें। जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कब फोड़ देते हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इंडिया हारेगी। आज इंडिया जीत गई ना तो वो क्या जवाब देंगे? वो फिर लीपापोती कर देंगे कि मैंने ये कहा था वो कहा था। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का काम है लीपापोती नहीं करना। अगर ठीक है, ये मैं मानता हूँ कोई व्यक्ति ब्रह्मा नहीं हो सकता, मैं जो बोल रहा हूँ 100 में 100 बातें सही हो जाए तो मैं अंकित अग्निहोत्री नहीं, मैं बन जाऊँगा देवराहा बाबा। फिर शालिनी जी के यहाँ नहीं आऊँगा मैं, शालिनी जी आएंगी इलाहाबाद के तट पर जहाँ मैं ऊंचा सा मचान करके बैठाऊंगा और दूर से हाथ जोड़ेंगे, मर्जी होगी तब बात हो पाएगी। और मैं 5 मिनट का समय दूंगा और इतना बोल दूंगा कि शालिनी जी ये आपके साथ होगा, जाइए, खत्म। ठीक तो वो देवराहा बाबा तो नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% है किसी प्रोफेशन में। तो आई थिंक आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट हैं उस प्रोफेशन में। डॉक्टर है, किसी डॉक्टर के 100% ऑपरेशन सफल नहीं हो सकते। आपका बेसिक सही होना चाहिए। अब डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन गलत हो गया है, कोई बात नहीं, मतलब ऑपरेशन का रिजल्ट नहीं आया ठीक है, लेकिन आपने जो बेसिक रूल तो फॉलो किए थे, जो कर सकते जितना आपने पढ़ा था। क्योंकि इसी तरह के वकील का प्रोफेशन है, आपने बेसिक रूल लगा। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी है, गलत हो सही हो वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो आपके पास एक डेटा होना चाहिए। उस डेटा को थोड़ा सा आप शेयर भी कीजिए लोगों के साथ कि जो लोग जानते हैं वो उसको कनेक्ट कर सके कि आप जो बोल रहे हो। मैं अनायास ही बोल दूँ कि सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दो या आपकी फ्लाइट क्रैश होगी, क्यों होगी आप बताओ ना। इंडिया वर्ल्ड कप हारेगी, क्यों हारेगी? इंडिया में तो मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, उसके हिसाब से तो उसको जीतना ही चाहिए था। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो आपने बोला ही नहीं है, अगर मैं बोलूँ तो ठीक है। तो ये बेस मैं कहता हूँ हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और देखिए, परिणाम चाहे कुछ भी आए, मैं कहता हूँ कि वो विधि के हाथ में है। सब कुछ तो सच नहीं हो सकता, तो इस हिसाब से आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए। ठीक बात है। हालांकि मैं इस भविष्यवाणी से बहुत खुश हूँ। आपने कहा कि बहुत से ऐसे ज्योतिषी जो हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे, जो कुछ भी ऊट पटांग बोलते हैं। तो ज्योतिष के लिए तो अंकित जी ये बड़ी बढ़िया भविष्यवाणी है। एलिमिनेशन के समय की जो ज्ञान है, जिनके पास वो सस्टेन करें, जिनके पास सिद्धियां हैं, जिनको कान में कोई आके बताता है, उन सबको देखिए जनता का विश्वास उनसे हट जाएगा। कितने दिन आप बेवकूफ़ बना लोगे किसी को? भाई जब मैं किसी नॉलेज बेस पे काम कर रहा हूँ तो उसकी सही होने की संभावना है 80 से 90% है। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कह रहे हैं क्या? मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विषय में अगर कहूँ तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ, ठीक है, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए करें, बहुत अच्छी बात है। ये दावा मत करें कि वो पर्चा पढ़ के किसी का भविष्य बता सकते, ये टोटल झूठ है, टोटल बकवास है। सनातन के लिए आप पद यात्रा निकालिए, मैं आपके जो पद है, चरण उनको धोऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा सनातनी हूँ। लेकिन आप अब उन्होंने शायद बंद कर दिया, मुझे लग रहा है, पर्चा निकालना, क्योंकि वो उन्हें शायद वही कहना चाहिए कि जो इमीडिएट आपको बहुत जल्दी पब्लिसिटी चाहिए होती है तो आपको ऐसे उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। पर्चा निकालने की अगर बात होती तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें कोई ऐसी प्रेडिक्शंस करनी चाहिए थी जो देश दुनिया के लिए लाभदायक होती। और किसी व्यक्ति को कोई कान में आके बताता है, कोई प्रेरणा आती, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं उसको मानता हूँ सिद्ध पुरुष। जिस व्यक्ति का कनेक्शन ईश्वर के साथ हो जाएगा उसको पाना दुर्लभ हो जाएगा। मैं कहूँगा आप उसको ऐसे नहीं पाओगे कि आप कुछ पैसे से, मैं हर बार बोलता हूँ जो सिद्ध है वो साध्य नहीं। जिस पैसे को आपने, जिस व्यक्ति को आपने पैसे से और पावर से पा लिया वो सिद्ध नहीं है। आज मैं अपने आप को सिद्ध बोलूँ, मुझे कोई PMO से फ़ोन आ जाए, मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मुझे उठ के जाना पड़ता है, मुझे भी तो रहना है।
इसी दुनिया में। हाँ, तो एकदम। मैं सिद्ध नहीं हूँ भाई, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बहुत बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं कि वो साहब आपको बुला रहे हैं, मिलने बुला रहे हैं, आप आ जाइए। तो हमें जाना पड़ता है। अगर मैं सिद्ध होता तो मैं बेफरवा रहता, बोल दो नहीं आएंगे, मिलना खुद आए। ठीक बात। आपने कहा कि ऐसे लोग तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लोग बाहर करना चाहते हैं, उनमें से एक नाम है ट्रम्प साहब का। ट्रम्प। वो कब किस समय क्या कर रहे हैं वो मुझे लगता है उनको भी नहीं मालूम होता है। वो रात में सोते हैं, वो नहीं जानते सुबह उठ के मैं क्या करने वाला हूँ। तो पहला तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा ट्रम्प साहब की कुंडली अगर आपने देखी है तो समझाइए कि क्या उनके ग्रह योग ही ऐसे हैं कि कुछ भी पागलों की तरह वो बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे। देखिए, ट्रम्प की कुंडली बात करेंगे, फिर मैं डेटा शेयर करूंगा जिससे कि जो लोग जानते हैं वो कनेक्ट कर सके मेरी बात को। 14 जून 1946 का डेटा लेते हैं, न्यूयॉर्क का बर्थ लेते हैं उनका। यहाँ पर जो कुंडली बनती है, सिंह लगन की कुंडली बनती है। सूर्य और चंद्रमा किसी व्यक्ति की कुंडली में सबसे मेन प्लानेट होते हैं। जैसे राव सर कहते थे कि आपकी कुंडली में 3 ट्राइपॉड है, लग्न, सूर्य, चंद्रमा। अगर ये 3 स्ट्रांग हो गए तो बाकी आपका जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि लग्न को वो कहते थे वो इंजन होता है किसी रेलगाड़ी का। अगर वो वीक है तो फिर आपके जो बाकी डब्बे हैं वो भी खड़खड़ाते रहेंगे जीवन भर। तो कहते थे लग्न आपका मजबूत हो जाए, आपका सूर्य मजबूत हो जाए, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाए, तो आपको इस जीवन में वो व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा करेगा जरूर। दुर्भाग्यवश इनका लग्न तो ठीक है, इनका सूर्य और चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा खासकर पीड़ित है, निधनांश में है। वो पीड़ित चंद्रमा क्या कहता है कि वो स्थिर नहीं रहने देता, सनकपना जिसको कहते हैं ना, डिक्टेटरशिप होना, वो उनके अंदर है। निर्भीक भी है, मंगल लग्न में बैठा है तो डरते भी नहीं है। अब जब आपकी जो साहस है या पराक्रम है उसमें ज्ञान का अभाव हो जाए तो आप बन जाते हैं तानाशाह, आप बन जाते हैं विनाशकारी। जब आपके साहस पराक्रम में ज्ञान भी जुड़ जाए तब आप योद्धा बनते हैं या महान व्यक्ति बनते हैं। ट्रम्प जी के साथ मैं एक चीज़ पहले ही कह दूं, ये भी प्रेडिक्शन मैं इसलिए रिपीट करता हूँ, लोग याद रखें। जब मई 2024 या मार्च अप्रैल 2024 में हमने प्रेडिक्शन कर दी थी, ये भी डेटा आपको मिल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को आपके राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो उसके बाद अचानक कुछ सर्कमटेंसेस हुए, किसी रेप केस में, सेक्स स्कैंडल में नाम आया, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं वो करेंगे, अब बोल दिया है तो करेंगे तो करेंगे। वो रिपीट हुए, लेकिन उसी दिन ये भी बोला था जिस दिन ही आएंगे पूरी दुनिया उथल पुथल कर देंगे। हाँ, मुझे याद है आपने मेरे पॉडकास्ट में भी कहा था। तो ये आते ही उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया है। तो एक चीज़ तो ये रहने वाली है कि उथल पुथल जारी रहने वाली है। इस उथल पुथल में कोई भी आपको रिलैक्सेशन देने वाले नहीं है। जैसे हम लोग गुडी लिस्ट बनाते हैं ना अपने लिए, टू डू लिस्ट ये करना है इस साल, तो उन्होंने ऐसी लिस्ट बनाई है। इसको बर्बाद कर देना है, वेनेजुएला क्रॉस, ईरान टिक, क्यूबा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये वो दुनिया भर के उन्होंने लिस्ट बना रखी है। और ये 28 तक पूरी जनता को दुखी करते रहेंगे। और ये वर्ल्ड वॉर के नायक होंगे। जैसे हर वर्ल्ड वॉर में कोई ना कोई नायक आता है। तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर है ना, पहला वाला हिटलर, मुसोलिनी, इन सब ने अटैक किए थे। इस वर्ल्ड वॉर के जो कुख्यात विलेन है ये है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व को 3rd वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर पहुंचा दिया है। 3rd वर्ल्ड के ये मुख्य, आज से 50 साल बाद जब बच्चे पढ़ेंगे तो इसको जब विलेन का नाम पढ़ेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का पढ़ेंगे कि उन्होंने पूरे देश के इकोनॉमी को ख़राब किया, अमेरिका की। अमेरिका इनके टाइम में स्प्लिट भी हो जाएगा। कई स्टेट हैं जो बोलेंगी कि हमें रहनी नहीं है ट्रंप के साथ। विद्रोह, बड़े जनजी आंदोलन, ट्रंप पर महाभियोग भी लगेगा। ट्रंप लेकिन उस महाभियोग से में भी बच जाए। लेकिन यहाँ पर तीसरी बार तो वो नहीं आ रहे हैं, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो कर भी लेते हैं कि चलो यूएस में हम तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हाँ। उसके बाद भी वो हार जाएंगे, करके देख लें। ठीक है, तो 28 तक तो झेलना पड़ेगा उन्हें। हाँ, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि 26 में खासकर मैं कहूँगा स्वास्थ्य कष्ट मुझे उनका दिखता है। और कोई उनको भी कोई लॉन्जिविटी को लेके कोई ना कोई गंभीर आपको प्रकरण सामने में आएगा। तो अगर किसी वजह से वो जीवित रह जाते हैं, बच जाते हैं, इस चीज़ को निकाल ले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं मार्केश की दशाओं का आना या मृत्यु तुल्य कष्ट आना। तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो मैं यहाँ जोड़ूंगा, ट्रम्प के मृत्यु तुल्य कष्ट है। हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट और मार्केश जैसी स्थितियाँ उनके चार्ट में इस टाइम बनी हुई। शनि अष्टम में गोचर कर रहा है उनके, और भी दशाओं अंतर दशाओं का जैमिनी से देखें तो मृत्यु तुल्य कष्ट मुझे या मार्केश जैसी स्थिति दिखती है। तो ये पागलपन हो सकता है, उस वजह से ये कर रहे हूँ। अगर ये निकाल ले जाते हैं, आयु को लेकर मैं कोई प्रेडिक्शन देता नहीं हूँ किसी की, कोई एस्ट्रोलॉजी में ये बैन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर निकाल ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल ले जाते तो यहाँ से फिर अमेरिका को आप एक नए स्टेट की तरफ देखेंगे। अमेरिका को लेकर मैं ये जरूर कहूँगा कि वहाँ पर बड़े आंदोलन, ट्रम्प को अपने ही स्टेट में घिरते हुए, परेशान होते हुए, या बोलते हैं ना खदेड़ना, वैसे आप वो सिचुएशंस देखेंगे। और अमेरिका का 2-3 स्टेट में स्प्लिट होना तय है।
पाकिस्तान का स्प्लिट होना तय है, अमेरिका का स्प्लिट होना तय है। परिवर्तन, चेंज, और डेस्टिनी हमेशा कहती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो आप देखिए अमेरिका ने कई स्टेट लीज पे ली थी, जैसे एक स्टेट का नाम मुझे याद नहीं, फ्रांस पे लीज पे ली थी कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो अलग होने के लिए बोल रही है। और कुछ स्टेट में और वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वहाँ पर ये चल रहा है आंदोलन कि हमें नहीं रहना इनके साथ, इनकी नीतियों के साथ। पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा संदेशा ट्रम्प साहब तक पहुंचे कि मृत्यु तुल्य कष्ट तो आपके ऊपर है, आप दुनिया को क्यों मृत्यु तुल्य कष्ट में डालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपकी जितनी भी नीतियां हैं उसका खामियाजा पूरा विश्व भुगत रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अमेरिकन के लिए मुसीबत बने हुए हैं, सभी के लिए बने हुए हैं। तो ऐसा राजा तो नहीं होना चाहिए कि उसका जो मृत्यु तुल्य कष्ट है वो जनता के लिए भी फिर मुसीबत मैंने कहा था ना कि राजा का जो प्रभाव है चार्ट में, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जरूर पड़ता है। अब अमेरिका को एक तरीके से, हालांकि एक वर्ड में इतना लेना नहीं चाहता लेकिन लेना पड़ेगा, अमेरिका को आप विश्व का राजा मानना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल करता है। वो परमिशन दे रहा है भारत को कि आप 30 दिन का खरीद सकते हो, क्योंकि हमारी उसके साथ डील है। तो जब उस देश का व्यक्ति, जब उस देश के सर्वोच्च पद पर आएगा तो फिर उसकी नीतियां पूरे देश को, टैरिफ और ये वो दुनिया भर का ये करते जा रहे हैं। इनको भी खुद नहीं समझ में आ रहा कर क्या रहे हैं, कौन सी आसुरी शक्ति इनके पीछे लगी है। अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई ये कह दे कि मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, तो बहरहाल भविष्य तय करेगा ट्रम्प का क्या होता है। अब मुझे लगता है हम एक और जो बड़ी शख्सियत हैं उन पे भी चर्चा कर लें, और वो है पुतिन साहब। कभी ट्रम्प और पुतिन की लड़ाई दिखाई देती है, फिर कभी लगता है कि आप तो पीस मूवमेंट की तरफ आगे वो बढ़ रहे हैं। तो पुतिन की भी कुंडली क्या आपने देखी हुई है, और क्या प्रिडिक्ट आप उनके लिए करेंगे? पुतिन के तो मैंने आपके यहाँ प्रिडिक्ट किया था, और आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। एक तो वर्ल्ड वॉर में ये दो तीन लीडर्स हैं जिनका नाम आपको ज़्यादा दिखेगा। मोदी जी हमारे न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। तटस्थ का मतलब जहाँ जरूरत ना हो वहाँ मत घुसना, बचा के। जैसे अभी भी हम ईरान वाले युद्ध में ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गए, ना हम अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं, जो उनको आपस में करना है करते रहे। ट्रम्प हो गए, बेंजामिन हो गए आपके इजराइल वाले, और आपका ये हो गया पुतिन जी हो गए। एक हमारे और जो परेशान रहते हैं हमेशा कि हमको तो किसी ने बुलाया ही नहीं, वो साउथ कोरिया वाले। ठीक है भाई, बहुत मीम बन रहे हैं उनको लेके कि जब सारे खिलौने तो मैं लेकर के बैठा हूं, मुझसे कोई खेल नहीं रहा। बड़ा अच्छा मीम है उनका, आता है कि जब आप योग हो लेकिन आपको कोई पूछना योग्यता को कोई पूछे मत। तो उनको भी अपनी योग्यता इस युद्ध में दिखाने, किम जोंग को, तो इनको भी अपनी योग्यता भी दिखाने को मिलेगी। पुतिन जी भी इस वर्ल्ड वॉर में काफी हद तक अभी पार्टिसिपेट आपको करते हुए दिखेंगे। किम जोंग उन को भी अपनी योग्यता दिखाने को मिलेगी, तो वो तो सीधा बटन ही दबाएंगे, फिर वो बटन ही दबाएंगे। हाँ। बटन ही दबाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह तो रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को कभी डिनाई करता ही नहीं हूँ। मैंने कहा है कि जो वॉर जैसी सिचुएशन से वो हैं, वो आने वाले टाइम में दिख रही है, लेकिन उससे घबराने से कुछ नहीं हो सकता, डर फैलाने से कुछ नहीं हो सकता कि लाखों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। आप उसको ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस जरूर है, और यहाँ पर कई देशों का पार्टिसिपेट होना। पुतिन के लिए मैं कहूँगा कि पुतिन को लेके मैंने लास्ट टाइम आप क्या बोला था, इस वॉर में कुछ ऐसा हो सकता है जो थर्ड वॉर की 2-3 साल चलेगा, कि यहाँ पर पुतिन का जो समय है मुझे ठीक नहीं दिखता। इनका असैसिनेशन या कुछ इस तरीके की घटनाएं जो इनको जीवन मृत्यु के संकट में डाल सकती हैं, ये आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो 2-3 नेता हैं विश्व पटल पर, जो भौगोलिक मानचित्र है आज पूरे विश्व का, इसमें काफ़ी परिवर्तन आपको अगले 2-3 वर्ष में दिख रहा है। कहीं की सीमाएं बढ़ रही हैं और किसी की सीमाएं घट रही हैं। यूक्रेन एंड रशिया वॉर की प्रेडिक्शन मैं आपको दे देता हूँ। यूक्रेन पूरे का पूरा रशिया में मर्ज होगा इस वॉर के बाद। यूक्रेन रशिया का ही पार्ट हो जाएगा। रशिया से निकला था, यूएसएसआर से ही निकला था, यूएसएसआर में ही वापस जाएगा। बड़ा भारी पड़ गया फिर तो ज़ेलेंस्की साहब को बिल्कुल अपनी जिद और नेटो में शामिल होना। आने वाले टाइम में देखिए सबकी अपने व्यक्तिगत सामरिक दृष्टि से अलग अलग रहते हैं, तो इस युद्ध का जो कुछ परिणाम देते हैं ना, आउटपुट क्या आने वाला है। हाँ। तो आउटपुट में एक ये भी है कि पुतिन जी इसको अपने आप में मर्ज करा लेंगे, यूक्रेन को खत्म। यूक्रेन ये मैं चाहती हूँ, क्योंकि जब आपसे बात होती है ना तो हम डेटा फैक्ट्स और कुंडली पे ज़्यादा चर्चा करते हैं, ग्रहयोग पे चर्चा करते हैं। ये आपकी प्रेडिक्शन कि यूक्रेन रशिया में मिल जाएगा, ये आपने पुतिन की कुंडली के हिसाब से बताई है, ज़ेलेंस्की की कुंडली के हिसाब से बताई है, या यूक्रेन की कुंडली? देखिए, ज़ेलेंस्की की कुंडली मेरे पास है नहीं, इसको मैं एडमिट करता हूँ। यहाँ पर जिस दिन यूक्रेन का गठन हुआ था वो कुंडली हमने ली है। हमने रशिया का जो गठन, यूएसएसआर के बाद जब दोबारा से नया गठन हुआ था उसके हिसाब से जो कुंडली ली है,
और यहाँ पर हम पुतिन के चार्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 चार्ट्स पे काम करें, विश्व परिदृश्य की स्थिति देखें, जगत लग्न की कुंडली देखें। एक टर्म और यूज होता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, जगत लग्न। विश्व परिदृश्य में क्या होता है, तो जब भी सूर्य मेष राशि में 14-15 अप्रैल के बाद, तो वहाँ पर फिर एक कुंडली बनाई जाती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम जगत कुंडली कहते हैं। तो इन जगत कुंडलियों के अवलोकन से अगले 26 और 27 के प्लस एक कुंडली पर हम और काम करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली, जो कि आपका जब नववर्ष शुरू होता है तो हम एक कुंडली बनाते हैं। तो उन कुंडलियों के अवलोकन से प्लस जो संक्रांतियाँ होती है, जैसे मेष संक्रांति जब मेष राशि में जा रहा है, तुला संक्रांति जब सूर्य तुला में जा रहा है, तो ये सब मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो लोग समझते हैं, मैंने वर्ड इसलिए बोले कि वो लिंक कर सकते हैं, तो वो सारा डेटा लेके बैठेंगे ये सब करने, तो वो इस प्रेडिक्शंस को होते हुए पाएंगे। तो ये एक बेस है किसी प्रेडिक्शन को देने का। परिणाम आप आते हुए देखेंगे और इसका आपको प्रभाव दिखेगा पूरे विश्व परिदृश्य में। मैंने देखिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पिछली बार की कुंडली से प्रेडिक्शन की थी, मुझे याद है, और मैंने कहा था कि जो 29 मार्च की कुंडली बन रही है, जब नववर्ष शुरू हो रहा था उसी टाइम ड्यूरेशन से, अष्टम में बहुत सारे ग्रह हैं, कोई आतंकी घटना होगी। और मैंने कुछ दिन पहले कहा था, जब भी राव सर भी कहते हैं एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी के, राहु और शनि ट्रांजिट में जब निकटतम अंशों में आते हैं, क्लोज डिग्री कलेक्शन, तो वहाँ पर कुछ भारी उथल पुथल होती है। तो यहाँ पर 21 अप्रैल को मुझे याद है शाम को 6 बजे के आसपास राहु और शनि क्लोज डिग्री कनेक्शन पे आ गए थे। अगले 24 घंटे के अंदर पहलगाम, और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर, ये वो सब आपने देखा। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी तो काम करती है, और अभी आपका मंगल और राहु सेम डिग्री कनेक्शंस पे चल रहे हैं, आने वाले हैं, तो उनका भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा। मंगल को कहा जाता है कि युद्ध का अग्रदूत होता है। जब भी मंगल कोई युद्ध का तात्कालिक कारण होता है, राहु शनि लॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं, मंगल को युद्ध का अग्रदूत यानी कि सबसे आगे चलने वाला, जो आपको इमीडिएट एक्टिवेट कर देता है। तो ये राहु के साथ सेम डिग्री कनेक्शंस में है आने वाले टाइम में, तो ये फिर से उस चीज़ों को करेगा, एक्टिवेट कर देगा वॉर जैसी सिचुएशंस। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी इतनी पुरानी है कि ये जो वॉर जैसी सिचुएशंस है, ये मैं कहता हूँ नहीं, महाभारत में भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। आपके जो सहदेव थे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, आपके जो कर्ण थे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, जो कृष्ण थे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। कृष्ण और कर्ण का संवाद है, और दोनों जब 2 एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, आपको तो पता ही है ना, तो जब उद्योग परमेश का रेफरेंस है, वो पूछते हैं कर्ण से, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होना है, फिर भी तुम इस युद्ध में जा रहे हो। तो मैं केवल एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन लूँगा। कर्ण कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये जो आपका शनि है प्रजापति के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में जाने वाला है, केतु मंगल के नक्षत्र में जाने वाला है, और ये जो प्लानिटरी कंडीशंस है राजा के विनाश को इंडिकेट करती हैं कि जो भी इस समय राजा है दुर्योधन, उसका विनाश होगा, उसके साथियों का विनाश होगा, ये तय है। तो फिर कहते हैं जब तुम्हें इतना पता है तो तुम जा क्यों रहे हो, तो वो कहते हैं मैं तो कर्म सिद्धांत से बंधा हुआ हूँ, जिसने मुझे ये सत्ता दी, जो सम्मान दिया, मुझे उसको पे करना है, क्योंकि मैं किसी कार्मिक डेट में नहीं जाना चाहता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी इतनी आपकी प्राचीन विद्या है कि अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ें, कमी हम ही में रह जाती है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं शायद जितने लोग आपको दिखते होंगे उसमें अपने आप को सबसे कम मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट मानता हूँ। अगर मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत हो रही किसी वजह से, तो कमी मुझ में ही है, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी कमी नहीं है, वो आपकी पिन पॉइंटेड चीज़ें तक बता सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको श्रापित भी कह दिया गया था कि इसमें एस्ट्रोलॉजी को श्रापित विद्या कहा जाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो भी कार्मिक संबंध में बनते हैं, क्योंकि आप वही करते हैं किसी के प्रारब्ध में घुस के उसको जो कर्म दंड मिला हुआ है उसमें आप चाहते हैं रिलैक्सेशन देते हैं। जैसे कि मैं एक क्लास में बैठा हूँ और मैं बहुत शैतानी कर रहा हूँ, मेरे टीचर ने मुझे निकाल के हाथ खड़े करके बाहर कर दिया, मेरे कर्म दंड है और मुझे भोगने चाहिए। हाँ। अब होगा क्या कि कोई दूसरा टीचर निकले मुझे रिलैक्सेशन देने की कोशिश करे, तो एक कर्म दंड में बाधा उसके साथ भी जुड़ेगी। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी श्रापित है। और यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी को आप तो आई थिंक जहाँ तक मुझे जानकारी इस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, ये टेंडेंसीज पे काम करती है, एक पैटर्न को बताती है। ये जो फैटलिज्म होता है, भाग्यवाद, कि ये होकर ही रहेगा, कुछ भी डेफिनेट नहीं है संसार में, मेरी अगली सांस चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, डेफिनेट कुछ नहीं है। ये आपके प्रारब्ध के एक पैटर्न को बताती है। उस पैटर्न में कब आपका अच्छा समय, कब बुरा समय, तो कब आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, इन चीज़ों को पढ़ने की विद्या है।
किस चीज़ में आपको जाना चाहिए, किस चीज़ में आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको म्यूजिक में जाना चाहिए तो आप म्यूजिक में जाओ, आप आईटी इंजीनियर मत बनो, ये बताने की विद्या है। एस्ट्रोलॉजी ये बताने की विद्या नहीं है कि आप नोट कर लो ये होके रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं, मेरी एस्ट्रोलॉजी तो बहुत इतनी सामान्य है कि सबसे पहले तो एक हाथ में भगवत गीता होनी चाहिए आपके, ये बताती है आपके कर्म की प्रवृत्ति कि कर्म क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। और एक होता है वृहत पराशर होरा शास्त्र, जो उन कर्मों को पढ़ने की टेक्निक बताता है। तो ऊंचा क्या है, भगवत गीता। ये कह रही कर्म करो, तो ये नहीं कह रही कि कर्म मत करो। फिर तो मैं हर जगह बोलता हूँ, मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर बता दो, जितनी फीस लेनी मैं दे दूंगा उसको, मुझे डेट वाइज बता दे कि इतने डेट को मेरे बच्चे की शादी होनी है, ये डेट मेरी डेथ की है, मेरी लाइफ में इस दिन एक्सीडेंट होगा, आप बताओ। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको एक प्रारब्ध मिला है, सेट प्रारब्ध, जो फेटलिज्म का विरोध करता है। उस प्रारब्ध को आप थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं फ्री विल की लिमिट के थ्रू। तो अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट आप पर आता ही है। तो जो खराब चीज आनी है, सपोज बारिश होनी है, आप एक सेट यानी कि पुंज संचित कर्मों से एक प्रारब्ध लेके आए, उस पर लिखा है कि 36वें वर्ष आपको कोई शारीरिक कष्ट होगा, ऐसी दशाओं का कॉम्बिनेशन आया है। लेकिन आपको जैसे आपने इस जीवन में जन्म लिया, आपने अच्छे काम करने शुरू किए, लोगों की मदद करनी शुरू की, किसी को मन कर वचन से कष्ट नहीं दिया, तो 36वें वर्ष का जो कष्ट है वो आएगा। लेकिन वो कष्ट इतना मामूली होकर निकल जाएगा उस शुभ कर्मों के प्रभाव से कि जिसको एस्ट्रोलॉजर बोल रहा था कि मृत्यु तुल्य, वो तो आप केवल एक मैंडेट लगा के चले आए, कुछ नहीं हुआ आपको। तो क्या हुआ कि आपने एक सेट प्रारब्ध को अपनी फ्री विल अच्छे कर्मों से इम्पैक्ट करने की कोशिश की। वही बात की जैसे बारिश तो होगी, लेकिन आप अगर छाता लेके निकलो तो कम से कम इतना भाग तो आपका बच जाएगा, सर तो नहीं भीगेगा। बारिश होगी, बारिश को कोई टाल नहीं सकता है, आप भी थोड़ा बहुत भीगेंगे, लेकिन दूसरे को नजला खांसी जुकाम हो जाएगा, वो अपनी जगह ठीक टाइम पे पहुंच नहीं पाएगा, आप कम से कम सुरक्षित रहेंगे। मैं तो इसको और अच्छा कहता हूँ, अगर आप शुभ कर्म कहते हैं तो आपकी स्थिति है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन आपके पोर्च में आके गाड़ी लगेगी, एक छाता लेके आदमी खड़ा होगा, आपको गाड़ी में बैठा लगे, एक बूंद नहीं आपके ऊपर आएगी, और पूरे रास्ते में बाधाएं आ रही है, थोड़ा डिले हो सकता है, बारिश हो रही, जाम वाम, लेकिन आप बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, और इसको कहते हैं कृपा आना। और जब प्रभु कृपा आ जाती है तो एस्ट्रोलॉजी एक तरफ रख दी जाती है। कल भारत जब जीता, 140 करोड़ लोग दुआएं कर रहे थे, और आप भी ऐसे काम करो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे काम कर रहा है, जो समाज पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जो आपकी सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है, और जिसके लिए लोग दुआएं करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, अगर वो बीमार हो रहा है तो हाथ जोड़ खड़े हैं, जैसे कि ये चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो कुंडली है उससे ज़्यादा वो प्रभाव काम कर रहे हैं। अरिष्ट से अरिष्ट जो योग होगा वो सब कट जाएंगे जब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जीवन में ऐसे काम जरूर करो कि जब आप संकट में हो तो आपके लिए, आपके अलावा हजारों लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु इस व्यक्ति के साथ गलत मत करना। अगर मैंने कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना है कि इस व्यक्ति को इस संकट से निकाल दो। ये संकट ये व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है। हो सकता है इसने पूर्व जन्म में कोई संचित कर्मों से इस पाप प्रभाव को पा लिया हो, लेकिन सर इसने आके बहुत अच्छे काम किए, इसको निकाल दीजिए। तो वो दुआएं, आपके सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फेल, सारी एस्ट्रोलॉजी फेल। मेरी एस्ट्रोलॉजी कर्म सिद्धांत पे, अगर आपको अपने कर्मों पे भरोसा है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दो चीज़ें आपके पास अगर है, प्रारब्ध में आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके अंदर इतना पुरुषार्थ है कि आप सब कुछ पा सकते हो, और आपके अंदर इतनी लगन है। दूसरा, आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है कि मैं मेहनत करूँगा और मेरा नारायण, मेरा कृष्ण, मेरा माधव मेरे साथ खड़ा है, गिरूंगा लेकिन हर बार ये मुझे उठाएगा। आपकी कुंडली आप पर काम ही नहीं करेगी। आप दो चीज़ें कर लो, कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई ये नगनगीना पहनने की जरूरत नहीं, जो कि मैं भी नहीं पहनता। ठीक है, तो आप अगर ये काम कर लो तो मैं वादा करता हूँ आपको अपने पर भरोसा हो जाए और आपके माधव और कृष्ण पर भरोसा हो जाए, इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। उम्मीद मैं करती हूँ कि ये बातें लोगों ने सुनी तो है, लेकिन आचरण में भी उसको ढालने की कोशिश करेंगे। और मैं ये हमेशा कहती हूँ अंकित जी कि ये बड़प्पन है आपका, जो आप कह रहे हैं मैं गलत हो सकता हूँ, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। ये बड़प्पन है आपका कि आप खुद को भगवान सिद्ध करने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। वरना मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका ये कहना होता है कि मैं तो उपाय दूंगा तो वो जरूर असर करेगा। तो ये उपाय मैं भी देता हूँ, ये क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू। मैं भी उपाय देता हूँ। मैं नीतीश वाली प्रेडिक्शन में भी कहता हूँ कि हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में कुछ 2-3 महीने का इधर उधर हो गया हो, मैं भी इंसान हूँ, एडमिट करता हूँ, और सुधार करेंगे और सीखेंगे। सीखने के लिए तो आए, जब तक जिंदा है तब तक सीखेंगे। लेकिन ये कि जो चीज़ें हो रही है, इट मीन्स कि एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है। मैं भी उपाय देता हूँ। मैं कहता हूँ, कोई कहते हैं साहब हम तो सुबह 5 बजे जाते हैं, गुड़गांव में नौकरी करते हैं, 5 बजे उठते हैं, 9 बजे
पहुंचना होता है तो सुबह से हमारे पास टाइम ही नहीं होता पूजा का। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप किसी भगवान को याद मत करो, भगवान हमारी तरह लालची नहीं है, गिव एंड टेक वाला नहीं है कि तुमने हाथ जोड़े तो ही मैं कृपा करूंगा। तुम भगवान के साथ भगवान जैसे काम कर लो। तुम केवल एक काम करो, अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दो जिससे किसी व्यक्ति के, गरीब बच्चे के या किसी के जीवन में कोई इम्पैक्ट आ रहा है। और इम्पैक्ट के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, भावना चाहिए होती है। आप 1 रुपये दे के भी किसी के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, अपना पुरुषार्थ दे के भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप अपने जीवन में किसी रोते हुए चेहरे के हंसी का कारण बन रहे या मुस्कान का कारण बन रहे तो 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र से भी बड़ा है। 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र कराने की जगह जो मुझे लगता है, जो मेरा शिव है, शिव सबके अलग अलग हैं। एक शिव वो है जिसने हम सबको बनाया है, एक शिव वो है या एक भगवान वो है जिसको हम सब ने बना दिया है। तो मेरा शिव तो वो है जिसने मुझे बनाया है। वो कहता है कि कुछ मत करो, अच्छे काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें नहीं गिरने दूंगा। जो कृष्ण है मेरे, वो ही कहते हैं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सब, ये तुम मुझे 56 भोग लगाते हो, इसकी जगह किसी गरीब बस्ती में चले जाओ और जिन बच्चों ने खाना नहीं खाया है उनके पेट में जब आप निवाला डालोगे तो वो मेरी आत्मा में लगेगा। विवेकानंद ने कहा है दरिद्र नारायण की सेवा। जो एक नारायण कौन है? यही दरिद्र नारायण है जिसके पेट में 3 दिन से अन्न नहीं गया है और आप वहाँ पर अगर कर रहे हो तो उसकी जगह ये नारायण साक्षात बैठा है ना। आप जब किसी को नमस्कार करते हो तो उसके अंदर बैठे नारायण को नमस्कार करते हो। तो आप कीजिए काम, अगर आप अपने जीवन में ये काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप एस्ट्रोलॉजी आओ मत मजे लेने के लिए, मैं सबसे कहता हूँ आप मत आओ कि जरा इसको टेस्ट कर लेते हैं, सब बढ़िया चल रहा है, करोड़पति हूँ, अरबपति कब बनूंगा। ये एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ के लिए नहीं है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी है जब आप अपने दुर्लभ संकटों में फंसे हुए हो, जब मरण और जीवन का, मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो, जब आप जीवन के ऐसे दोराहे पर खड़े हो कि आपको आत्महत्या का विचार या आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ करने को राह ही नहीं है, तब एस्ट्रोलॉजी आपको एक ज्ञान के माध्यम से एक रास्ता दिखाने की कला है। मैं फिर से कहता हूँ ये इस कला नहीं है कि मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है इसको आप वापस करा दो एक रेमेडी करा के। आप अपमान करते हो एस्ट्रोलॉजी का, आप अपमान करते हो एस्ट्रोलॉजर का, और वो एस्ट्रोलॉजर भी अपमान करते हैं एस्ट्रोलॉजी का। मेरा काम ये नहीं है कि साहब मेरे यहाँ इतना ब्लॉकेज हो रखा है, कोई ऐसी रेमेडी बताओ कि पैसे का आवागमन शुरू हो जाए। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी है आपको जन्म मरण के बंधन को पहचानने का, आपके कर्म की प्रवृत्ति को पहचानने का, आपका कर्म क्या लेकर आए इसको जानने का। और मैं इसको भविष्य फल कथन कहता ही नहीं हूँ, मैं इसको कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी है कर्म फल कथन। क्या कर्म लेके आए थे, क्या कर्म आपको अलॉट किए गए, क्या पूर्व जन्म के कर्म में कहाँ फंसोगे, कहाँ बचोगे, वो बताना एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में कोई परिवर्तन तो होता ही नहीं है आपके प्रारब्ध में, मैं कैसे परिवर्तन कर दूंगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो ज्योतिष की इतनी अच्छी जानकारी आपने मेरे व्यूवर्स तक पहुँचाई है, अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ज्योतिष ठीक ढंग से समझने में जो अंकित जी आपकी मदद कर रहे हैं उसके लिए फटाफट से पहले आप पॉडकास्ट को लाइक कीजिए यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और वापस हम थोड़ा प्रेडिक्शन के ऊपर अगर आएँ तो आज मैं आपसे राशि भी लोगों की जानूंगी कि 12 राशियों के ऊपर ये रौद्र संवत्सर क्या असर डालने वाला है। शॉर्ट में ही हालांकि अंकित जी बताएंगे। और इसके पहले मेरे किसी पॉडकास्ट में हमने राशिफल के ऊपर चर्चा नहीं की है, लेकिन वहाँ आगे बढ़ने के पहले क्योंकि सोना चांदी और शेयर मार्केट किस ओर जाएगा, इकोनॉमी किधर जा रही है, क्रूड ऑयल क्योंकि लगातार अब तो बढ़ने की खबर आ रही है कि 90-92 तक पहुंच गया है, $100 हो गया, तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो क्या मेरे पर्स से तो रुपया नहीं निकल जाएगा, मुझे तो ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वो महंगाई, सोना चांदी, क्रूड ऑयल और शेयर मार्केट के ऊपर आपका ज्योतिष क्या कह रहा है? सबसे पहले शेयर मार्केट के लिए मैं बोलूँगा, आज भी हम जब बैठे हैं तो शेयर मार्केट क्रैश हुआ 2-2.5 हज़ार पॉइंट। जो जुपिटर की चाल है वो ट्रेसपासर है, अतिचारी है, असामान्य व्यवहार से चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो जियोपॉलिटिक्स और जो ओवरऑल प्रेडिक्शन चल रहे हैं शेयर मार्केट के लिए तो अच्छे नहीं है। तो जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो शॉर्ट टर्म टेंडेंसीज की तरफ देखते हैं, तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि संभल कर रहे हैं या ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सपोज कई लोग इंट्राडे करते हैं, कुछ इस तरीके करते हैं। शेयर मार्केट का जो भविष्य 2026 और 27 के मिड तक अच्छा नहीं है। हैवी क्रैशेस आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर आपदा में अवसर होता है जो मोदी जी कहते हैं, तो आप अपना पैसा बचा के रखिए। आपको अभी ये शेयर मार्केट आने वाले समय में सेंसेक्स 50-60 हज़ार के लेवल पे दिखेगा की तरह। तो आप अपना पैसा बचाइए, लगाइए। आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में अगर आप 4-5 साल का भविष्य देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जो 40,000 सेंसेक्स पे पैसा लगाया था वो 2 साल में 1 लाख के पार निकल गया सेंसेक्स, देखा ना।
में मात्र 1 साल या 1.5 साल के अंदर सेंसेक्स में कितना फ्लक्चुएशन हो गया। तो ये आपको जब भी जियो पॉलिटिक्स गड़बड़ होता है ये आपको दिखता ही है। दूसरा, अगर सोना चांदी पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये सेफ एंड सिक्योर है, बृहस्पति का वर्ष भी है यहाँ पर। और सोना चांदी के लिए मैं बोलूँगा कि मुझे ये जो हिंदू नववर्ष है यहाँ पर इसका जो लेवल है, अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें यानी कि अगले मार्च अप्रैल तक 27 में, तो 2-2.25 लाख गोल्ड आपको बड़ी आसानी से, मैं तो कहता हूँ हो सकता है दिसंबर एंड तक ही देखने को मिल जाए, बहुत आसानी से। तो वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म आपके पास अगर पैसा है और आप चाहते हैं कि 4-5 साल के लिए लगाएं तो ये गोल्ड 5 से 6 लाख रुपए कहीं नहीं गया है। अगर आप सोचते हैं कि 2029-30 में आपको फंड की ज़रूरत है, आज आप गोल्ड खरीद लेते हैं। आप चाहे डिजिटल फॉर्म में खरीदें चाहे फिजिकल में खरीदें, बट खरीदें। क्योंकि कई बार हो सकता है कि सपोज मेरे पास 1 तोला खरीदने के लिए वैल्यू नहीं है 1,62,000, तो मैं 1 ग्राम ले लूँ डिजिटल फॉर्म में, 100 रुपये का ले लूँ, 1000 रुपये का ले लूँ। तो मैं यहाँ सबसे ये कहूँगा कि गोल्ड में एक तो इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। सिल्वर के लिए मैं फिर से प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि सिल्वर देखिए ठीक चल रहा है। जो आई थी उसमें ग्रोथ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, 4.20 4.25 का लेवल छूना, दोबारा 2.70 के आसपास चल रहा है। ये इस ईयर हिंदू नववर्ष के अंत तक दोबारा से अपना जो 3.5-4 लाख का लेवल उसको मेंटेन करेगा। और लॉन्ग टर्म यानी 29-30 आज से 3-4 साल बाद ये वापस से 8 से 10 लाख रुपए आपको सिल्वर दे के जाएगा, कहीं भी प्रॉफिट नहीं गया है। तो अगर आप फिजिकल खरीद सकते हैं फिजिकल खरीदें, और मैं तो कहूँगा अगर आप डिजिटल खरीद ले। आजकल भारत सरकार की बहुत सारी योजना, इधर उधर मत फंसे ड्रामा खबरों। भारत सरकार ने मना किया है भाई। भारत सरकार जहां पर आपको देते हैं बॉन्ड, वहां पर आप इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि आप चाहे 100 रुपये और 100 रुपये लगा दीजिए गोल्ड में, 1000 रुपये लगा दीजिए, जैसे आप लगाना चाहें लगाइए, आप देखेंगे आपका रिटर्न आएगा। शेयर मार्केट को आपको थोड़ा सा भी संभल कर चलना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। जो फंड आपने लगा दिया शांति से बैठ के इंतजार करें। ऐसा मत करें कि वो गिर गया तो उसको काट दें या बढ़ गया तो उसको किसी, अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने वाला है। दूसरा, हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। शनि रिप्रेजेंट करता है आपका कच्चा तेल या जितनी भी इस तरीके की चीज़ें, खनिज पदार्थ। यहाँ पर मैं क्रूड ऑयल को लेके, जो वॉर है, जो वॉर की, हर वॉर की एक थीम होती है, जैसे कि नागासाकी हिरोशिमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स की जो थीम थी, यहाँ की जो थीम है या जो इसका जो स्टार्टिंग है वो तेल युद्ध है, ऑयल वॉर जिसको हम कहते हैं। तो डेफिनेटली खाड़ी देशों से कच्चे तेल में, क्रूड ऑयल में, ब्रेंट क्रूड ऑयल में यहाँ पर क्राइसिस आने ही आने हैं। रेट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रेट बढ़ने के बाद भी मुझे लगता है कि सरकार स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे एक बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जो आपका ऑयल है, पेट्रोल, डीजल या जो भी एनर्जी सेक्टर से संबंधित चीज़ें, चाहे गैस हो, चाहे रिफाइनरीज हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर लाइसेंसीकरण हो सकता है। यानी कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए लिमिटेशन कर लेना कि सपोज मैं हूँ तो मेरे आधार कार्ड पे केवल मुझे 10 लीटर पेट्रोल मिलना है पूरे महीने में। ये 6 महीने के लिए हो सकता है एक्सटेंड, क्योंकि ये चलेगा। ये चीज़ें थमती भी नहीं कि आप देख रहे हैं कि भी मार्च अप्रैल के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है ये। और विराट रूप में आपको दिखेगा। तो तेल का संकट उभरेगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाने के लिए बोलेगी गवर्नमेंट, और इस क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने के अलावा उसके बाद भी कंट्रोल में आना नहीं है खपत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका लाइसेंसीकरण होना या कैपिंग कर देना, दोनों चीज़ें आपको यही 26-27 जो चल रहा है ना, इसी में देखने को मिलेंगे और भारत सरकार द्वारा ही देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर ये हुआ तो दोनों ही बुरा स्वरूप ही है, चाहे कैपिंग हो जाए या लाइसेंसिंग हो जाए, दोनों ही चीज़ गलत है। पर देखते हैं, जो होगा वो तो झेलना ही पड़ेगा। अब अगर मैं राशिफल पर आगे बढ़ूं तो अंकित जी, उपाय भी अभी मुझे लेना है। अच्छा, पहले हम उपाय की बात कर लेते हैं। आपने कहा अगर कोई घर बनाना चाहता है, शुरू से लोग अभी तक देख रहे होंगे उस उपाय के लिए, मुझे लगता है शुरुआत में हमने कह दिया था, तो वो क्या उपाय आप बताने वाले थे? देखिए, उपाय रेमेडी इस टाइम एस्ट्रोलॉजी में बहुत चलती है। आप क्या, एक रील की थी, वो शुरुआत बताया था कि मैंने बहुत गुस्से में कहा था कि उस टाइम रेमेडी बहुत चल रही थी। अब तो मैंने कहा ना, एलिमिनेशन हो रहा है, अब रेमेडी पे लोग नहीं मान रहे हैं। अब उन एस्ट्रोलॉजर ने भी कम कर दी वो चीज़ें कि तेज पत्ता और ये सुपारी खा लो तो करोड़पति बन जाओगे। उनको समझ में आ गया, जनता ने उनको नकार दिया, आने वाले टाइम में और नकार देगी। तो फिर मैं कहूँगा कि जो लोग उपाय चाहते हैं, जो लोग रेमेडी चिल्लाते हैं, ध्यान से सुने मेरी बात। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पर ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं, और आप पर ब्लेसिंग्स आई हैं नीम करोली बाबा की, जिनको साक्षात हनुमान जी का अंश माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में मकान बनाना चाहते हैं, मकान मंगल जो कि भूमि का कारक है, मंगल के लिए हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, आप एक अर्जी लिखिए नीम करोली बाबा के नाम और कैची धाम जाइए। अगर कैची धाम भी नहीं जा सकते तो आप दिल्ली में रहते हैं तो जौनपुरा जाइए, आप वृंदावन में जा सकते हैं, और उनका एक स्थली और है फरुखाबाद के पास। जहाँ पर भी आपकी लोकेशन के पास पहुँच रहा है, नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुँचिए। कुछ नहीं करना, 1 रुपया नहीं खर्च करना, अपनी अर्जी उनके दान पात्र में डालिए
और वहाँ बैठ के सुंदरकांड का पाठ करके आइए और आप देखिए जो काम आपके रुके हुए थे, मैं मकान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके जीवन में अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जीवन समाप्त लग रहा है, नौकरी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, या जीवन एकदम अंत की ओर बढ़ चुके हैं, कुछ मत करो, एक उपाय करो, बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, गाड़ी उठाओ, फ्लाइट उठाओ, उत्तराखंड जाओ। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है कैंची धाम, वहाँ जाओ, जेब में 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बैठो, सुंदरकांड का पाठ करके आओ। 3 महीने के भीतर भीतर अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना हो तो जैसे मैंने पहले कहा था, फिर कहता हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे कभी, या मेरे ईश्वर ने कभी मुझे इस तरह दिया नहीं कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़े कभी किसी से। लेकिन मैं गारंटेड बोलता हूँ, जिससे आपका विश्वास बढ़े। और एक चीज़ मैं और कर देता हूँ, अगर आपकी स्थिति ये भी नहीं है कि आपके पास बस का भी किराया नहीं, कि 400-800 रुपये आपके पास नहीं है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप हमारी टीम से संपर्क करना। अगर आप जाना चाहते हो तो जो हम यथासंभव मदद करेंगे। लेकिन आपके जीवन का जब अंत होगा या दुखद चीज़ों का जब समाप्ति होगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो मैं ये चाहूँगा आप जाएं। आपके पास अगर कुछ भी पैसे नहीं तो आपके बस के टिकट हम करा के देंगे, आप जाओ, आप बस जाओ और वहाँ सुंदरकांड का पाठ करके आओ और वहाँ से ब्लेसिंग्स लेके आओ। और 3 महीने के अंदर ना हो तो मैं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं मिलता रहूँगा शालिनी जी के यहाँ आपको, और मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत शानदार। और मुझे पिछली बार भी आपने जो रेमेडी दी थी वो बहुत अच्छी इसीलिए लगी थी क्योंकि वो रेमेडी भी सब हमने भगवान पे छोड़ दिया वाली थी जी। वो ऐसा नहीं था कि हम कुछ कर लेंगे या हम बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे, वो भी ऐसे ही था। मैं तो हमेशा कहती हूँ, वो भजन है ना कि अब छोड़ दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। मैं बोलता हूँ, और मैं आपको अब आपने इतनी अच्छी बात बोल दी, और मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कि मैं परिस्थितियों से नहीं डरता। मैंने अपने जीवन में सब कुछ नारायण के हाथ में छोड़ दिया है। तो ये लाइनें जो आपने बोली, मैं हमेशा मन में जब भी दुखी होता हूँ गुनगुनाता रहता हूँ कि छोड़ दिया अब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद है इतना, मैं नर तुम नारायण, मैं संसार के हाथों में, है संसार तुम्हारे हाथों में। अब संसार ही तुम्हारे हाथों में और मैं तो तुम्हारी गोद में हूँ, जो करना है करो, पटकना है। मैं तो अपना पिता मानता हूँ, अपना संरक्षक मानता हूँ, अपना गार्जियन मानता हूँ, जो भी करोगे अच्छा करोगे। ठीक बात। तो मैं इस सबसे कहूँगा कि केवल एकमात्र शक्ति पर भरोसा करो, वो है कृष्ण, वो है नारायण, वो है प्रभु, वो है भगवान। जिस भगवान को आप मानते हो सारे भगवान एक है, मैं तो ये भी कहता हूँ। तो आप अपने ईश्वर पर भरोसा करो, मुझ पर भी मत करो, मेरी बातों पर भी मत करो। लेकिन अगर आप तक ये ब्लेसिंग्स पहुँच रही है नीम करोली बाबा की, तो आप ब्लेस्ड हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, प्लीज़ आप जरूर लिखें जय श्री राम कमेंट बॉक्स में, और नीम करोली बाबा का जयकारा एक बार जरा जोर से लगाएं इस कमेंट बॉक्स में। हम तक भी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, ऐसा आपको टाइप करना है। आप फटाफट से हम राशिफल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मेष से मीन राशि, आप फटाफट भी बता दें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको क्या लगता है। अच्छा, अंकित जी डिस्क्लेमर दें उसके पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने राजी किया राशिफल के लिए अंकित जी को, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि राशिफल बड़ी ऐसी जेनेरिक सी चीज़ नहीं है कि बस मैंने बता दिया और वो सबके ऊपर एक जैसा लागू हो जाए। उसके लिए कुंडली देखना होता है, स्पेसिफिकली आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं वो देखना होता है। आपका काम मैं कर रही हूँ अंकित जी, ये आप आगे कहने ही वाले थे। तो ऐसा नहीं है कि अंकित जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सटीक आपके जीवन पर घटित होने ही वाला है कि जी मेरी तो वृषभ लग्न थी और आपने बोला तो वो गलत हुआ, वहाँ आपकी कुंडली काम कर रही होगी। लेकिन फिर भी एक अगर भविष्य हम समझना चाहें कि कुंडली वाइज कैसा है, केवल यहाँ पर गोचर देखिए, एक चीज थोड़ी सी मैं और जोड़ दूं, बस एक ही मिनट में जोड़ दूंगा कि जो प्रॉमिस या जो इवेंट होते हैं वो 3 चीज़ों पे काम करते हैं। PDT फॉर्मूला, ये सब हमें राव सर दिखाते थे कि ये फॉर्मूला बनाओ ऐसे। प्रॉमिस, दशा, ट्रांजिट। पहली तो अगर मैं बोलूँ कि वृषभ लग्न वालों की शादी हो जाएगी तो पहले तो शादी का प्रॉमिस हो उनके चार्ट में, प्रॉमिस ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं। फिर वो दशा एक्टिवेट होनी चाहिए शादी के लिए कि वो दशा आ गई सप्तम भाव सप्तम लॉर्ड की। फिर वो ट्रांजिट ओनली डिलीवरी बॉय, जैसे कि मैं एक पोस्टमैन को एक चिट्ठी दूं कि आपको वहाँ दे के आनी, तो पोस्टमैन का काम सिर्फ दे के आना है। पोस्टमैन का काम उस चिट्ठी को मैनेज करना नहीं, लिखना नहीं है, बनाना नहीं है। तो ये ट्रांजिट है। आप कह रही हो, मैं बताता हूँ। तो जिन लोगों की दशाएं चल रही हैं तो डेफिनेटली उन पर असर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम मेष लग्न की बात करें या मेष राशि की बात करें, तो यहाँ पर जो मेजर ट्रांजिट है इनके चार्ट में, अगर हम 2 बड़े प्लानट लेते हैं जिनका जो चेंजेस होते हैं, जैसे जुपिटर और आपका शनि। तो शनि यहाँ पर मीन राशि में चल रहे हैं, इनके 12वें भाव में हो जाएंगे। और जो जुपिटर है यहाँ इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो इस टाइम आपके 3रे भाव में चल रहे हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो मेष लग्न वालों के लिए जो
उनकी जो एक दो चीज़ें, अगर कोई ऐसे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या जॉब के वीज़ा को लेके परेशान है या बाहर की कंट्री में पढ़ना और जॉब दोनों चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इनके अगर हम देखें तो 10th और 12वें भाव में मूव कर रहे हैं। दूसरा, इस वर्ष वो धर्म कर्म के कामों में अच्छा इंगेज हो सकते हैं। उनके भाई बहनों को लेके कुछ पॉजिटिव या अच्छे इवेंट्स आ सकते हैं। फिर हम बात कर ले वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि जो लोग इस टाइम मैरिज करना चाहते हैं या जो मैरिज के योग चल रहे हैं जिनके चार्ट में, उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट रिलेशनशिप को लेके या जो रिलेशनशिप चल रही थी वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। फाइनेंशियल गेन के लिए भी ओवरऑल समय ठीक है अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो। थर्ड नंबर हम कर लेते हैं मिथुन राशि की बात। मिथुन राशि की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजिट इनका भी लग्न में ही चल रहा है जुपिटर का। तो यहाँ जो प्रभाव आना है पंचम भाव पर इम्पैक्ट, यानी कि अगर एजुकेशन सेक्टर में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बेटर और अच्छा हो सकता है। संतान प्राप्ति या कंसीविंग के जो चांसेस देख रहे हैं उनके लिए भी समय ठीक चल रहा है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि, बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग सामान्यतः। यहाँ पर अभी 12वें भाव में चल रहा है ट्रांजिट, तो कोई उनके घर में मांगलिक कामों में खर्च या शुभ कामों में खर्च हो सकता है। जून के बाद से इनका जो ट्रांजिट है कर्क राशि में फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो ये थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाएंगे। थोड़ा सा इनको कुछ नई, अगर ये कुछ करना चाहते हैं स्टार्टिंग किसी बिजनेस की, किसी काम की, तो इनके लिए कंफर्टेबल रहने वाला है। ये समय इनके लिए ठीक और अच्छा रहेगा। इस समय अगर इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए तो अपनी हेल्थ में, और हेल्थ में खासकर जो स्टमक पार्ट है उस पर ध्यान रखना चाहिए इनको। सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं, वैसे ही सिंह रहते हैं। जैसे राशि का प्रभाव तो होता ही, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता। सपोज इसकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है, तो वो लीड करने की कोशिश करता है। वो कभी नंबर 2 पोजीशन में काम कर ही नहीं सकता, वो नंबर 1 पोजीशन में बेस्ट काम करेगा। तो आप जन्मजात लीडर होते हैं सिंह राशि या सिंह लग्न वाले। आप पर जो प्रभाव आने हैं बृहस्पति के, आपका भी जो डिस्टर्बेंस चल रहा है जॉब में या परेशानी में, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो शनि का ट्रांजिट दशम पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आने वाले समय में आपकी जो जॉब है अगर आप ट्राई कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगी, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जो वर्क प्लेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आपको एंड होते हुए देखेंगे। लेकिन ये जो शनि का ट्रांजिट है ये आपके जीवन में कई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो ये थोड़ी सी आपको हेल्थ रिलेटेड इशूज़ दे सकता है। फिर हम आते हैं आपकी कन्या राशि पे। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो बुध से गवर्न होती है। कन्या राशि ज्ञान और बुद्धि की राशि मानी जाती है। कन्या राशि पर मैं अगर प्रभाव देखूं तो यहाँ पर अगर हम जुपिटर के ट्रांजिट और सैटर्न और जो बेसिक ट्रांजिट चल रहे हैं उनको अगर हम कंसीडर करें तो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए इनके लिए अच्छा समय है। इनके अगर इनके लाइफ पार्टनर स्पाउस के साथ कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चल रहा था तो वहाँ उनके लिए ठीक समय है। इनकी लाइफ में आने वाले टाइम ड्यूरेशन में कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, जो एक तरीके से होता है ना कि कोर तय करना, आने वाले टाइम का दिशा और दशा तय करना, वो इनको प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। तुला राशि पर आते हैं हम। हाँ। अब तुला राशि में बात करते हैं, वीनस लग्जरी ओरिएंटेड राशि है, तो ये लोग भी लग्जरी को बहुत पसंद करते हैं। तो इस राशि के लिए भी अगर हम ट्रांजिट और इनको कंपेयर करें तो ये समय इनका ठीक चल रहा है। इस राशि वालों को 2 काम करने चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टीज़ में करना चाह रहे थे या आपका जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई काम रुका हुआ था किसी वजह से नहीं हो पा रहा था, तो आप आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो वर्क है इनको होते हुए देखेंगे। कुछ नए डेवलपमेंट आप अपनी जो फैमिली लाइफ है यानी कि फैमिली लाइफ का इंक्रीज होना, बढ़ना, तो अगर कोई जो हमारी लोग महिलाएं गर्भवती हैं तो उनको संतान होने का जन्म है, और या जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए कंसीव जैसे जो ऑप्शंस है वो बन सकते हैं। फिर हम आते हैं वृश्चिक राशि पे, जो कि मोदी जी का भी राशि और लग्न दोनों ही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़े से यहाँ पर अभी मैं कहूँगा कि विपदाओं का समय, थोड़ा सा इनको भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे निगेटिव इवेंट्स हो सकते हैं जो इनको एक तरीके से परेशान कर सकते हैं, फैमिली फ्रंट पे, ऑफिशियल फ्रंट पे। तो थोड़ा सा सजग रहे, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे, ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे, सर झुका के इस टाइम काम करें, बहुत ज़्यादा किसी के साथ कंट्रोवर्सी में मत पड़े, हनुमान चालीसा का चैंट करते रहे, इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस समय। फिर हम बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि बृहस्पति के साथ गवर्न होती है। धनु राशि पर अगर हम शुभ प्रभाव देखें, बृहस्पति का शुभ प्रभाव है, तो इनके लिए भी एक नई ओपनिंग, नई बिगिनिंग की शुरुआत हो सकती है। अगर ये लोग
कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, तो इनके लिए जून के बाद का जो समय बहुत अच्छा और बेहतर है। तो कोई नया बिजनेस और इनको इस तरीके के काम शुरू करने चाहिए इस वर्ष, अगर मैं कहता हूँ, जो खासकर आपके FMCG सेक्टर से लिंक करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री का काम करते हैं, उनके लिए ये जो समय बहुत बेहतर और अच्छा रहने वाला है। तो इसमें उनको कुछ नया विस्तार करना चाहिए इस वर्ष। यह होता है ना कि अगर आपका एक होटल है तो आप एक नई चेन शुरू करें, उसको एक्सटेंड करें, तो इस सेक्टर में ये इनके लिए अच्छा और बेहतर रहने वाला है। हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की। शनि से गवर्न होती है, हार्ड वर्क आपसे मांगती है। इस वर्ष भी ये राशि आपसे चाह रही है कि आप हार्ड वर्क करें। उस हार्ड वर्क का जो फर्स्ट हाफ है आपका 2026, उसमें आपको केवल हार्ड वर्क करना है। उस हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है वो आपको 2 बार देखने को मिलेगा, एक 2 जून के बाद और एक 31 अक्टूबर के बाद। तो किसी वजह से आपका अगर इस साल प्रमोशन नहीं हो पाता है तो निराश ना हो, कुछ ऐसा होगा मिड टर्म में, जैसे कि होता है ना आउट ऑफ टर्म प्रमोशन कर देना, कि जो नॉर्मल हमारे अप्रिसिएशन होने थे मार्च अप्रैल में वो हुए ही नहीं, वो कैंसिल हो गया अचानक, अब अक्टूबर में हमारा आउट ऑफ द टर्म कर दिया गया। तो आपका उस टाइम ड्यूरेशन में काम हो सकता है, तो काम करते रहे, काम से कोई शिकायत मत रखे। फिर आती है आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि वैसे ही आप देख रहे हैं 2026 में जितने प्लानेट हैं ऑलमोस्ट कुंभ राशि के पीछे ही पड़े हैं। राहु का भी ट्रांजिट चल रहा है। हाँ। तो ये अचानक उतार चढ़ाव को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है ये समय। तो मैं यहाँ कहूँगा यहाँ पर आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए ये समय जो मैं अगर देखता हूँ 2026 तो ठीक नहीं। मैंने वृश्चिक राशि के लिए बोला था, एक इस राशि के लिए यहाँ पर डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ आपकी चाहे कोई भी दशा चल रही हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होना है। तो मेजर रोड एक्सीडेंट से आपको बचने की संभावना है, चोट चपेट दुर्घटना इनसे बचने की संभावना है। किसी को भूल के भी आप इस समय पैसा मत दे देना, वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मत कर देना आप कि जहाँ पर आपको लग रहा था किसी ने आपको लोक लुभावन वादे दिए कि आप यहाँ लगाओ 5% मिल जाएगा, हर महीने 10,000 मिलेंगे, या भूमि में पैसा लगा दो। इस टाइम अपने पैसे को कहीं लगाना है तो गोल्ड में लगा के छोड़ दो। इस टाइम आपको फाइनेंशियल धोखा होने के बहुत चांसेस है। प्लस अपनी जो सडन इवेंट होने हैं उसको लेके आपको अलर्ट रहना चाहिए। चोट चपेट दुर्घटना या जो भी व्हीकल्स आप चलाते हैं सावधानी से चलाएं। अगली राशि कालपुरुष कुंडली की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि पर जैसा कि सारे लोग बोलते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर शनि का गोचर चल रहा है। ये आपको थोड़ा सा रिजिड कर रहा है, जिद्दी कर रहा है। ये पिछले साल से चल रहा है, इस साल भी आपका मीन राशि में चल रहा है। तो मीन राशि में अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के लिए मैं बता सकता हूँ कि जो लोग आपका धर्म कर्म से जुड़े हैं वो सावधान हो जाएं। आपका मीन राशि मीन लगना है और आप मिलावट कर रहे हैं, घालमेल कर रहे हैं, तो आपका पर्दाफाश होगा, आपके स्कैंडल्स बाहर आएंगे। आप अगर किसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं तो सही तरीके से पढ़ाएं, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाएं, नहीं तो आपको यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कर्म फलदाता शनि यहाँ पर इस टाइम चल रहे हैं जो आपको रिजल्ट दे सकते हैं। और जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सपोज कोई व्यक्ति बहुत टाइम से कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो ये जो शनि का प्रभाव है उसको रिजल्ट दे देगा। कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इंटरव्यू से लौट आ रहा था, 2026 में वो निकल जाएगा, तो आपको रिजल्ट का भी परिणाम मिलेगा। तो इस टाइम क्या है कि अपने कर्म की प्रवृत्ति को शुद्ध कीजिए, रिजल्ट देखिए, आपका जीवन शुभ होगा, मंगल होगा। ये राशि के प्रभाव के साथ मेरी इन सभी को प्रार्थना है कि ये जो चीज़ें बताएंगी इसको तो माने ही, लेकिन इसके साथ अपना जो काम है, मेहनत है, वो लगन के साथ करते रहे। और देखिए इसके साथ प्रभु की आस्था भी बनाए रखें। जिस ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, मेरे लिए सब नारायण का ही अवतार है, ठीक है। मैं तो मानता हूँ सब नारायण के अवतार हैं, बड़ा ही कंट्रोवर्सी हो, कोई बात नहीं। तो आप उनके साथ अपनी श्रद्धा बनाए रहे, वो इस वे में आपको जरूर मदद करेंगे और आपके जीवन को उन्नतशाली बनाएंगे। शानदार। और मैं ये चाहती हूँ कि फटाफट से आप पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, क्योंकि पहली बार मेरे पॉडकास्ट में आपके राशिफल के बारे में अंकित जी ने जिक्र किया है, तो पहले आपको लाइक करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा अंकित जी, और हमेशा ही आपसे बात करके अच्छा लगता है, क्योंकि पहला तो आपका विजन क्लियर रहता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ एनीवेज, कि आप जब सवाल पूछो ना तो किंतु परंतु में भी जवाब आता है, हो सकता है वाला भी रहता है। लेकिन क्योंकि ज्योतिष के ऊपर और आपके फैक्ट्स के ऊपर वो जो फॉर्मूलाज होते हैं उन पे आप इतना क्लियर रहते हैं कि आप बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि ये होगा, ज्योतिष ये कह रहा है और ये भविष्य में परिणाम आने वाले हैं। वही हमें आज भी दिखाई दिया। तो जब ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ किसी ज्योतिषी से आप बात करो तो खुद भी बड़ा मज़ा आता है। वो मज़ा मुझे आज भी आया है। बाकी व्यूवर्स कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि आपकी बातें उन्हें कैसी लगी, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद कि आपने बढ़िया सा उपाय भी बता दिया मेरे कहने पे। एक बार मैं एक और कहता हूँ कि ये जो चौपाई हर व्यक्ति को, हर एस्ट्रोलॉजर को और हर उस व्यक्ति को जिसको अभिमान हो कि वो पूरी सृष्टि चला रहा है या कोई भी उसको दम्भ हो, तो ये रामचरितमानस की जो चौपाई है पढ़ लिया करे कि सुनहु भरत भावी प्रबल,
बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश सब विधि हाथ। तो जब विधि पर अगर आप जिस दिन आपने एस्ट्रोलजरों पे छोड़ना अपनी ज़िंदगी छोड़ दी, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ऐसे एस्ट्रोलॉजर मैं बोल रहा हूँ, आप विधि के हाथ छोड़ दीजिए और देखिए। और अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही वही है जो आपको विधि के हाथों में हैंड ओवर कर दे, अपनी शरण में ना ले ले। आप ठीक है विधि के प्रॉमिस की वजह से उसकी शरण में अगर गए हो तो उसका काम है नहीं, आप गलत जगह आ गए हो। वो नारायण बैठे हो, वहाँ माथा टेको। आप मेरे पास आए तो शायद इसीलिए आए हो कि आपको मैं सही रास्ता देखूं। जो आपको अपने कब्जे में ले ले कि अब आप आ गए हो, ये नीलम, ये पन्ना, ये उपाय बदल दूंगा, पैसा ही पैसा। हाथ जोड़ना, सम्मान पूर्वक चले आना, किसी एस्ट्रोलॉजर का भी अपमान मत करना। बस जो ज्योतिष नहीं मानता है उनके लिए भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस चौपाई को आपने जहन में बिठा लिया और आपके जीवन में कभी भी कुछ भी हो बुरा, क्योंकि कई बार लोग बहुत उदास हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उस समय अगर आपने ये लाइन याद कर ली कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, तो आप ये समझ जाएंगे कि आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर क्यों हैं और आगे फिर अच्छा भी होने वाला है। ये जो ज्योतिष नहीं भी मानता है उसके लिए भी सलाह मेरी है। थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने फिर हमारे लिए टाइम निकाला 2029 तक की और उसके आगे तक की आपकी भविष्यवाणियां आपने की हैं, और मैंने बोला भी कि तब तक तो कई और बार आपसे मुलाकात होनी है, तो फिर उसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका पॉडकास्ट बढ़े, आप मिलेनियर बने इस पॉडकास्ट व्यूअर के हिसाब से। नीम करोली बाबा की आप पर कृपा बरसे, और जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उन सब के लिए नीम करोली बाबा से और बहुत सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन के कुछ भी जो संचित पुण्य कर्म हो वो आपके जीवन में ट्रांसफ़र कर दे, और आपके जीवन में इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, नीम करोली बाबा के नाम का जयकारा लगाने के बाद, आपके जीवन में ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन हो कि आप सुखद रहे, स्वस्थ रहे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।